हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर एफओएम का। इसमें हम बेसिकली बात तो करने वाले थे बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स की, लेकिन उसके पहले एक दो चीज़ें जो रह गई हैं हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड और सिग्नम की एक और डेफिनेशन, पहले हम उसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं सिग्नम के बारे में। हमने क्या बोल रखा था कि सिग्नम फंक्शन का मतलब क्या होता है, सिग्नम ऑफ एक्स दैट वाज इक्वल टू पहले तो कहें तो 1 और 0 और -1। कब कब होता था ये, when x was greater than 0, x अगर greater than 0 है तो it was 1, अगर x equal to 0 है तो वैल्यू क्या होती थी 0, और अगर x less than 0 है तो वैल्यू क्या होती थी -1। ठीक है, इसी चीज को लिखने का एक और मेथड है। ठीक है, बस वही हमने एक और देख लेना है क्या है। इसी को चाहो तो तुम ऐसे लिख सकते हो, पहले वाली और लास्ट वाली इन दोनों डेफिनेशन को क्लब करके एक साथ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, and this will become mod x divided by x। ठीक है, x not equal to 0, और जब x equal to 0 है तो वो पॉइंट हमने अलग से डिफाइन कर दिया कि it becomes 0। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जब x पॉजिटिव होगा तो यहां से प्लस x डिवाइडेड बाई x, ठीक, और जब x निगेटिव होगा तो mod x से क्या आ जाएगा, माइनस x डिवाइडेड बाई x। ठीक है, तो ये वाली जो डेफिनेशन है ये फर्स्ट और थर्ड दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट कर दे रही है, तो हम इस तरीके से भी सिग्नम की डेफिनेशन लिख सकते हैं। हमने वाली डेफिनेशन तो लिखी ही थी, बस उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया था, तो वो भी हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं एक बार को इसका रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस वगैरह कर लिए, उससे रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर टाइप की ही इनइक्वालिटीज भी आ सकती हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है, ऐसा कोई नई चीज हम नहीं करने वाले, कोई नया बात नहीं पढ़ाने वाले, लेकिन इसमें क्या होता है कई बार लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन रह जाती है, तो वो कंफ्यूजन अपन ट्राई करते हैं अवॉइड करने का। ठीक, क्या है, जैसे मान लीजिए इंटीजर पार्ट ऑफ x लिखा और लेस देन और इक्वल टू बोला गया, दिस थिंग इज लेस देन और इक्वल टू 7, तो इसका मतलब क्या होगा, आप खुद से थोड़ा देर सोचोगे अगर तो आपको कंफ्यूजन होगी नहीं, लेकिन एक बार को आप थोड़ा सा समय दो और बताओ कि इसका आंसर क्या लिखना चाहिए हमें। इंटीजर पार्ट ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 7, इसका आंसर क्या होगा मैं अब बताता हूं, इसका थोड़ा देर सोच लो तुम लोग। इंटीजर पार्ट ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 7 का मतलब क्या हुआ, हम इंटीजर पार्ट ऑफ x को मैक्सिमम कितना बना सकते हैं, यहां 7 तक ले जा सकते हैं। इंटीजर पार्ट ऑफ x कैन अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 7, तो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू कहां तक जा सकती है, x कैन बी लेस देन 8। अगर सोचो x को हम कोई भी वैल्यू दें 8 से छोटी, तो उसका इंटीजर पार्ट कितना निकल करके आएगा, 7 आएगा, या फिर 7 से और भी छोटा आएगा। तो ये अगर कहा जाए कि इसका सोल्यूशन क्या है, तो इसका सोल्यूशन है x लेस देन 8। बात ठीक है, बस एक्चुअली यही बात हम यहां पे समझने वाले हैं। इंटीजर पार्ट ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 7, तो हमें यह बताना था कि x कौन सी वैल्यूज लेगा, तो हम क्या सोचेंगे कि 7 से आगे आगे हम कुछ वैल्यूज ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि इंटीजर पार्ट ऑफ x इक्वल टू 7 हो सकता है, तो इक्वल टू 7 अगर हो सकता है तो x कहां तक जा सकता है, 8 से छोटा, क्योंकि जब x 8 पहुंचेगा तो इंटीजर पार्ट कितना निकल करके आ जाएगा, 8 निकल करके आ जाएगा, और उस समय ये वाली कंडीशन अपनी सेटिस्फाई नहीं होगी। फिर और भी ऐसे ही देख लो, एक ऐसा इंटीजर पार्ट ऑफ x लेस देन 7 मान लो ये कह दिया जाए, अब बताओ क्या आंसर होगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इस बार हम क्या बोलेंगे, इस बार इंटीजर पार्ट ऑफ x सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी अटेन कर सकता है, इंटीजर पार्ट ऑफ x 7 से छोटा है, तो भाई ऐसा तो नहीं है ना कि इंटीजर पार्ट ऑफ x 6.9 होने लगेगा, नहीं, इंटीजर पार्ट का आउटकम तो कैसा रहेगा, एक इंटीजर ही रहने वाला है, और इंटीजर पार्ट ऑफ x सबसे बड़ी वैल्यू यहां पे क्या ले सकता है, 6 ले सकता है। तो अगर इंटीजर पार्ट ऑफ x सबसे बड़ी वैल्यू 6 लेगा तो x की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, यहां पे x कैन टेक एनीथिंग लेस देन 7, क्योंकि 7 से छोटा नंबर लेंगे अगर हम, तो हमारे पास इंटीजर पार्ट कितना निकल करके आएगा, 6 निकल करके आएगा, और वही रिक्वायर्ड था। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, कैसे सोचना है, जो लैंग्वेज में बोल रहा हूं बस इसी तरीके से हमें सोचना है। फिर ऐसे ही देखो, आप थोड़ा और चेंज कर लेते हैं। अब मान लो कहा जाए इंटीजर पार्ट ऑफ x इज ग्रेटर देन 2.3, ठीक, इंटीजर पार्ट ऑफ x इज ग्रेटर देन 2.3, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2.3, मान लो ऐसा कहा गया, तो आप ये बताओ इंटीजर पार्ट ऑफ x की, अब इस बार क्या सोचेंगे हम, भाई 2.3 का मतलब कहा जाए 2.3 इंटीजर पार्ट तो नहीं हो सकता ना, इंटीजर पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2.3, इंटीजर पार्ट ऑफ x 2.3 खुद तो नहीं हो सकता है,
ठीक है, लेकिन हमने क्या कहा, चलो इक्वल टू 2.3 वाली बात खत्म हो गई, लेकिन आगे क्या था, और ग्रेटर देन, ये भी था ना, इंटीजर पार्ट ऑफ x इज ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन 2.3 तो इंटीजर पार्ट हो सकता है। तो आप बताओ इंटीजर पार्ट ऑफ x मिनिमम वैल्यू कितनी लेगा, यहाँ पे किसकी बात करेंगे, मिनिमम वैल्यू की। इंटीजर पार्ट ऑफ x मिनिमम वैल्यू कितनी लेगा, इफेक्टिवली कहा जाए ये क्वेश्चन क्या है, इंटीजर पार्ट ऑफ x, ठीक है, विल टेक इट्स मिनिमम वैल्यू एज 3। ये लिखे चाहे ये लिखे, बात तो बराबर ही है ना। इंटीजर पार्ट ऑफ x मिनिमम वैल्यू कितनी लेगा, अगर हमें ये क्वेश्चन दिया गया है तो हमें पता है भाई 2.3 से लेकर के 3 के पहले तक की वैल्यूज का कोई मतलब नहीं है। इंटीजर पार्ट ऑफ x की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आएगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, 3 आएगी। तो इंटीजर पार्ट ऑफ x हमारा कैसा होना चाहिए, 3 या फिर 3 से बड़ा। तो x हमारा कैसा होना चाहिए, x हमारा होना चाहिए 3 या 3 से बड़ा। ये बात ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन हो गई इसकी। फिर हम आगे बढ़ते हैं, और तो इंटीजर पार्ट ऑफ, मान लो अब x है, x की जगह एनीथिंग भी हो जाए तो भी कंडीशन हम इसी तरीके से लगाएंगे। मान लो तुमसे कह दिया जाए x² - 3x + 7 का इंटीजर पार्ट, ठीक है, और कह दिया गया दिस इज लेस देन माइनस या फिर -3x + 7 है ना, तो अपन थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं इसको, ऐसा लिख लेते हैं x² - 3x + 1 का इंटीजर पार्ट इज लेस देन -1, ऐसा कुछ मान लिया मैंने, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि इंटीजर पार्ट ऑफ x² - 3x + 1, अब ये इसको तुम मान लो एनीथिंग जैसा, कि किसी चीज का इंटीजर पार्ट -1 से छोटा या बराबर, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ये इंटीजर पार्ट ऑफ एनीथिंग इज लेस देन और इक्वल टू -1। तो सबसे बड़ी वैल्यू इंटीजर पार्ट से क्या निकल करके आ सकती है, -1 निकल करके आ सकती है। तो अगर -1 हमारी सबसे बड़ी वैल्यू निकल करके आएगी इंटीजर पार्ट की, तो a हमारा कहां हो सकता है, देखो -1, ये रहा 0, ये रहा -2। हम चाहते हैं सबसे बड़ी वैल्यू मेरी कितनी हो जाए, -1 तक पहुंच जाऊं मैं। तो -1 मेरा इंटीजर पार्ट कब निकलेगा, जबकि ये वाला पोर्शन रहा हो। जब ये पोर्शन रहा होगा तो इंटीजर पार्ट कितना निकल करके आएगा, -1 निकल करके आएगा। और इसलिए हम क्वेश्चन में आगे क्या सॉल्व करेंगे कि a शुड बी लेस देन 0, कह सकते हैं इंटीजर पार्ट ऑफ a लेस देन -1, लेस देन और इक्वल टू -1। तो इसका मतलब क्या हुआ, a शुड बी लेस देन 0। तो बस यही चीज हम थोड़ी सी लॉजिकली अगर एक बार को देख लेंगे, थोड़ा सा समय, इंटीजर पार्ट की इनइक्वालिटीज में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा समय हमें ये देखना है कि एक्चुअली इंटीजर पार्ट को जब हम हटा रहे हैं तो जो अंदर वाली क्वांटिटी है वो कहां से कहां के बीच लाई करेगी, इस चीज को आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर आप ये चीज सही से कर पाते हैं तो इसमें क्वेश्चन में और कुछ खास नहीं पूछा जाना है। एक आध और एग्जांपल्स ले लेते हैं। मान लो कुछ भी ऐसे ही कहा गया, इंटीजर पार्ट ऑफ एनीथिंग इज लेस देन और इक्वल टू -2.3, ऐसा कुछ, ठीक। तो इंटीजर पार्ट ऑफ a इज लेस देन और इक्वल टू -2.3। तो अब मुझे बताओ इस इंटीजर पार्ट को हटाओगे तो क्या लिखोगे, थोड़ा देर सोचो और आंसर खुद से बताने का कोशिश करो। थॉट प्रोसेस क्या होगा, अपना थॉट प्रोसेस ये होगा कि इंटीजर पार्ट ऑफ a को सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी चाहिए, सबसे बड़ी वैल्यू इंटीजर पार्ट ऑफ a कौन सी ले सकता है, यहाँ पे -3 ले सकता है ना। 2.3 का तो कोई मतलब है नहीं इंटीजर पार्ट के रिस्पेक्ट में देखा जाए। तो इंटीजर पार्ट ऑफ a कैन टेक इट्स मैक्सिमम वैल्यू एज -3, कह सकते हैं। -2.3 से छोटा, तो -2.3 से छोटा इंटीजर कौन सा आएगा भाई, -3 ही आएगा। तो इंटीजर पार्ट ऑफ a हमारी मैक्सिमम वैल्यू कितनी क्रिएट कर सकता है, -3 क्रिएट कर सकता है। अब इसको यहाँ प्लॉट करो जरा, देखो कैसा हो रहा है। तो सॉरी -3 था ना, -3, यहाँ पे -2 और यहाँ पे -4। तो हम कह रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले सकता है, -3 ले सकता है। तो आप कब लेगा ये -3, जब ये वाला पोर्शन रहा हो। और इसका मतलब सोल्यूशन क्या हुआ हमारा कि इंटीजर पार्ट ऑफ a शुड बी लेस देन -2। ये -2 से छोटा होना चाहिए, -2 से छोटा होगा तो इंटीजर पार्ट क्या निकल करके आता रहेगा, -3 निकल करके आता रहेगा। तो क्या सोचना है हमें, इंटीजर पार्ट ऑफ एनीथिंग, इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, यही बार बार कर रहे हैं। यहां पे हमने क्या किया, ये जो भी कहा था हमें कहा, हमने सोचा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो ये सोचने जाएंगे इंटीजर पार्ट ऑफ a की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, वो क्या थी, -3। जब आपको एक बार ये पता चल जाएगा तो आप इसे प्लॉट कर सकते हो। इसी तरीके से यहां पे देख लेते हैं, यहां पे भी क्या था, इंटीजर पार्ट ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2.3। तो हम क्या सोचने जाएंगे भाई, मिनिमम वैल्यू इंटीजर पार्ट ऑफ x कौन सी लेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे।
वो 3 लेगा। जैसे ही हमें ये पता चल गया कि इंटीजर पार्ट ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, अब हम फिर से उसको प्लॉट करके निकाल सकते हैं कि रिजल्ट हमारा कहां पे लाई करेगा। तो सबसे पहले क्या थॉट प्रोसेस क्या होगा, अपने को ये सोचना है कि इंटीजर पार्ट हटाने, मतलब सबसे पहले तो ये देख लो कि इंटीजर पार्ट मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एक्चुअली कौन सी ले सकता है। एक बार वो चीज डिसाइड हो गई, फिर क्या करो, अब देख लो कि वो चीज प्लॉट करने पे कहां पे किस रीजन में आएगी। तो अगर बस इतनी सी बात क्लियर है तो इंटीजर पार्ट की इनइक्वालिटी देख करके हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इस तरीके से उसको प्रोसीड करके सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना था हमें सबसे पहले ये सोचना था कि एक्चुअल मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कौन सी पॉसिबल है जो इंटीजर पार्ट अटेन कर सकता है। बस ये मेन अपना इंपॉर्टेंट फेज है, इसके बाद प्लॉटिंग आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम कुछ ग्राफ्स देख लेते हैं, पॉलिनोमियल से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और इनका थोड़ा बहुत यूज करना पड़ेगा। और आई होप कि अब तक आप डिफरेंशिएशन कुछ स्टैंडर्ड सिंपल वाले डिफरेंशिएशन आपने पढ़ लिए हैं फिजिक्स में, और उसका भी आपको यूज करना पड़ेगा, बेसिक फॉर्मूलों का बस, और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करें तो पॉलिनोमियल सभी को पता है कि किनको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड सिंपल पॉलिनोमियल से स्टार्ट करेंगे। जैसे सबसे पहले हमने कहा कि भाई y इज इक्वल टू एक्स की बात की जाए तो इसका ग्राफ तो सभी को पता है कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन आती है ना। अच्छा, क्वाड्रेटिक पढ़ने का ये फायदा भी हो चुका है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बारे में भी आपको पता है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कुछ इस तरीके का रहेगा, है ना, इस तरीके का रहेगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जीरो के अबाउट सिमेट्रिक आप चाहो तो जो इसका तरीका था इसको प्लॉट करने का वो आप देख भी सकते हो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के अलावा नेक्स्ट क्या है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। इसका ग्राफ कैसा होता है तो उसका भी मैं नेचर आपको बता देता हूँ। y इज इक्वल टू, अच्छा एक्स स्क्वायर का ये है, और साइमल्टेनियसली अगर हम मान लो माइनस एक्स स्क्वायर बनाए तो ऐसा कुछ हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। आप चाहो फिर से इसको प्लॉट करके देख सकते हो। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब अगर है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का नेचर कैसा होता है तो वो हम देख लेते हैं एक बार। तो आप देखो ये कैसा है, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी रहेगा, और माइनस इन्फिनिटी पे जब मैं बात करूंगा, अगर x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी की बात करूंगा तो उस समय कैसा रहेगा, माइनस इन्फिनिटी पे पहुंचेगा, है ना। माइनस इन्फिनिटी की पावर 3 नेगेटिव ही रहेगा, प्लस इन्फिनिटी की पावर 3 पॉजिटिव ही रहेगा, जीरो पे वैल्यू जीरो ही रहेगी। तो इसका ग्राफ जो होता है वो कुछ इस तरीके का ऐसा, ठीक है। ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ हो गया। माइनस एक्स क्यूब का बात करें अगर तो उसको भी मैं सेम ग्राफ में एक बार को डिस्प्ले कर देता हूं। एक्स क्यूब से माइनस एक्स क्यूब कैसे बना सकते हो हम आगे अभी देखने वाले हैं, बट अभी स्टैंडर्ड जस्ट एक बार दिखाने के लिए मैं आपको कुछ सिंपल पॉलिनोमियल्स के ग्राफ दिखा देता हूं, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, देख सकते हो सिंगल टर्म्स है, एक बार एक्स है, एक बार एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, ऐसे ही इसी बातें कर रहा हूं, ठीक है। छोटे छोटे चेंजेस हम करेंगे आगे, जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में अभी हम कवर करने वाले हैं। लेकिन अभी पहले हम देख लेते हैं कि जो जैसे सिंपल चीजें क्या क्या आती हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो गया, y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब का मतलब है बस इस तरीके से इस बार, क्यों, क्योंकि ये हो गया आपका y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब। क्यों, क्योंकि देखो जब x को माइनस इन्फिनिटी रखोगे तो क्या बनेगा, इस बार x को माइनस इन्फिनिटी रखा तो एक्स क्यूब माइनस इन्फिनिटी हुआ, लेकिन आगे एक माइनस साइन था, दोनों मिलकर के क्या हो गए, प्लस हो गए। तो इसका मतलब ये ओवरऑल एक्सप्रेशन कैसा हो गया, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी। फिर x इज इक्वल टू पॉजिटिव इन्फिनिटी पे मैं देखता हूँ, पॉजिटिव इन्फिनिटी पे गया, वहां देखा तो y इज इक्वल टू कितना आया, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, उल्टा हो गया। जो चीज यहाँ पे रिप्रेजेंट होती थी प्लस इन्फिनिटी पे, अब कहाँ रिप्रेजेंट होने लग गई, माइनस इन्फिनिटी पे, ठीक। जो यहाँ माइनस इन्फिनिटी पे था वो कहाँ पे आने लग गया, अब प्लस इन्फिनिटी पे आने लग गया। तो ये एक्स क्यूब की जगह क्या बन गया, कौन सा ग्राफ, y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब का। सिमिलरली x की पावर 4 का हम एक बार को ग्राफ देख लेते हैं। x की पावर 4 का ग्राफ बिल्कुल ऐसा ही होता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की तरह ही, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे, वो मैं चाहूंगा कि इसी ग्राफ में एक साथ ही उसको रिप्रेजेंट कर दूं। तो आप देखो इसको एक बार, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। आप सोचो जीरो पे तो कैसा रहेगा, जीरो ही रहेगा ना, ठीक है। कंपैरेटिव हम स्टडी कर लें दोनों का एक साथ ही, तो एक्स स्क्वायर तो जीरो पे जीरो ही रहेगा, x की पावर 4 भी इवन जीरो पे वैल्यू जीरो ही रहेगी। लेकिन जब हम बात करें आगे स्टार्टिंग में 0 से 1 वाले इंटरवल में, सबसे पहले सोचो सिर्फ 0 से 1 वाले इंटरवल में कौन सा बड़ा होगा। जब x हमारा 0 से 1 के बीच है तो बड़ा कौन सा होगा, एक्स स्क्वायर या फिर x की पावर 4। आप समझ सकते हो इसको कि जब 0 से 1 है x, तो ऑफ कोर्स उसका स्क्वायर बड़ा होगा, x की पावर 4 पहले कैसा रह रहा होगा, छोटा रह रहा होगा। तो आप देखो ऐसे
ये ऐसा हमने बता दिया कि भाई एक्स स्क्वायर जो है ऊपर था, एक्स की पावर 4 छोटा था, इसलिए उसकी वैल्यू नीचे लाई करेगी। एक चीज को समझ लो यहाँ पे, और ये पॉइंट थ्रू आउट मैथमेटिक्स काम आने वाला है कि जो ग्राफ जितना ऊपर होता है उतनी उसकी वैल्यू बड़ी होती है। जो ऊपर होता है ग्राफ वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं हम ना, है ना, तो जो ग्राफ जितना ऊपर होगा वो वैल्यू उतनी बड़ी होगी, जो ग्राफ नीचे होगा ऑफ कोर्स उसकी वाई वैल्यू छोटी होगी। तो ऊपर वाला ग्राफ मतलब बड़ी बड़ी वैल्यूज, नीचे वाला ग्राफ मतलब छोटी वैल्यूज। तो 0 से 1 के बीच बात करें तो हम कह रहे हैं कि x की पावर 4 छोटा रहता होगा। तो x की पावर 4 मान लो, यहां तक मान लिया मैंने, ये पॉइंट क्या था, x इक्वल टू 1 था। तो 0 से 1 के बीच हमने कहा कि भाई एक्स स्क्वायर ऊपर है, x की पावर 4 नीचे नीचे लाई कर रहा था। और 1 से जैसे ही आगे बढ़े वैसे ही क्या हुआ, x की पावर 4 ऊपर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 1.1 या 1.01 कुछ भी लेते हो तो उसका स्क्वायर जो होगा वो छोटा होगा, रेज टू पावर 4 जब करोगे तो वो बड़ा हो जाएगा। और इन्फिनिटी पे ऑफ कोर्स x की पावर 4 ज्यादा ऊपर रहेगा इन कंपैरिजन टू y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये जो ब्लू वाला ग्राफ है ये हमारा y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 का ग्राफ है। इधर भी सेम प्रोसेस, इधर भी आप देखो ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहां पे आपका -1 आएगा, -1 के लिए भी तो सेम तरीके से बिहेव करेगा और x की पावर 4 अल्टीमेटली ऊपर जाएगा। तो ब्लू कलर वाला जो ग्राफ है वो y इक्वल टू एक्स की पावर 4 का हो गया, और ब्लैक वाला जो है अपना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था ही था। इसी तरीके से y इक्वल टू एक्स क्यूब हमने बनाया है, x की पावर 5 के साथ इसको भी बना लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं एक बार को y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, हमारा ये ब्लैक वाला है, अब हम x की पावर 5 बनाते हैं। तो x की पावर 5 है ना, ये था हमारा y इक्वल टू एक्स क्यूब। x की पावर 5 में देखो आप फिर से वही बात, 0 से 1 के बीच जब हम सोचेंगे तो 0 से 1 के बीच क्यूब ज्यादा बड़ी वैल्यूज देगा, 5 जो है जब रेज टू पावर 5 करोगे तो छोटी वैल्यूज देगा। भाई समझ सकते हो ना, 0.5 की पावर 3 बड़ा होगा या 0.5 की पावर 5? 0.5 की पावर 3 ही बड़ा होगा, है ना। तो x क्यूब हमें बड़ी वैल्यूज देगा, तो मतलब इसका ग्राफ ऊपर रह रहा होगा, x की पावर 5 का ग्राफ अभी कैसा होगा, नीचे होगा, ठीक है। कहां तक? 1 तक। 1 पे क्या होगा, क्रॉस ओवर। क्यों? क्योंकि 1 पे दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। 1 क्यूब और 1 की पावर 5 की बात करें दोनों बराबर हो जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, 1 से आगे जब बढ़ोगे तो अब देखो चूंकि बेस तुम्हारा 1 से बड़ा हो गया तो जितनी बड़ी पावर रहेगी उतना ही बड़ा आंसर आएगा। तो अब देखो उसके बाद x की पावर 5 बड़ा होना शुरू कर देगा, ठीक है। इन्फिनिटी पे ऑफ कोर्स, इन्फिनिटी पे देखें तो x क्यूब कंपैरेटिवली छोटी वैल्यू होगी ना x की पावर 5 के कंपैरिजन में। सोचो कितना बड़ा नंबर है, उसकी पावर 3 किया और दूसरे ने उसकी पावर 5 किया, तो ऑफ कोर्स 5 वाला जो ग्राफ है वो ऊपर ऊपर जा रहा होगा, ज्यादा बड़ी वैल्यूज दे रहा होगा। और इसी तरीके से यहां पे हम बात करते हैं, यहां पे देखो फिर से अब इस बार थोड़ा सा चेंज है। कैसे? ये देखो 0 पे तो 0 है, लेकिन जब हम निगेटिव के टर्म में अब हमारा है ना, इधर -1 की बात कर रहे हैं, तो सोचो -1 पे तो चलो दोनों बराबर हो जाएंगे, लेकिन -0.5 के बारे में सोचो। -0.5 पे वैल्यूज कैसी होंगी? -0.5 पे तुम्हारा जो x क्यूब है वो ऊपर लाई करेगा और x की पावर 5 ऊपर लाई करेगा, x की पावर 3 नीचे लाई करेगा। सोच लो वैल्यू रख के, -0.5 की पावर 3 और -0.5 की पावर 5 में कौन सा बड़ा है? तो ऑफ कोर्स -0.5 की पावर 5 बड़ा है। क्यों? क्योंकि साथ में एक निगेटिव साइन भी आ गया। और उसके बाद फिर क्रॉसओवर हो जाएगा -1 पे ये क्रॉस ओवर करके आगे निकल आएगा नीचे की ओर और ज्यादा नीचे हो जाएगा, है ना। तो ये y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 का ग्राफ था, ये क्या था, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ था। इन दोनों को भी हमने एक साथ यहाँ पे डिस्प्ले कर लिया है। फिर एक और देख लेते हैं हम, y इज इक्वल टू एक्स की पावर हाफ, एक्स की पावर 1/3, इस तरीके का जो नेचर होता है उनके भी बारे में बात कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर हाफ का ग्राफ किस तरीके से होता है, आप देखो y इज इक्वल टू एक्स की पावर हाफ, ये इस तरीके का आएगा, ठीक है। x की पावर हाफ, आप अब कहोगे इधर का पोर्शन कहां पे गया, तो ऑफ कोर्स अगर हम y इज इक्वल टू एक्स की पावर हाफ की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब साफ साफ क्लियर है कि x जो है हमारा कैसा रहा होगा, पॉजिटिव ही रहा होगा। x निगेटिव नहीं हो सकता ना, निगेटिव की पावर हाफ उसका क्या मतलब होगा, -5 की पावर हाफ उसका क्या मतलब होगा, कुछ भी नहीं। तो ग्राफ तो रियल वैल्यूज के लिए ही प्लॉट हो रहा है। तो y इज इक्वल टू कितना आया, x की पावर हाफ, उसका ग्राफ कुछ इस तरीके का रहेगा। सेम अब हम साथ में ही x की पावर 1/4 को भी एक बार डिस्कस करते हैं। ध्यान देना, y इज इक्वल टू दूसरा अपन ले रहे हैं x की पावर 1/4, ठीक है। खास बात कुछ ऑब्जर्व हुई क्या, यहाँ 2 था यहाँ 4 था, अभी हम ऐसे ही केसेस ले रहे हैं, 3 और 5 की बात नहीं की गई है। थोड़ा सा नेचर भी देख लो,
जैसे ये x की पावर 2 था ना, x की पावर 2 ऐसे ऊपर जा रहा था, ऐसे हो जा रहा था, और x की पावर हाफ कैसा है, ऐसा हो जा रहा है, ठीक है। x की पावर 2 ऐसे ऊपर की ओर जा रहा था, x की पावर हाफ ऐसा हो रहा है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि आगे जाकर के फ्लैट हो जाएगा, ऐसे कांस्टेंट लाइन बनने लगेगी, ऐसा नहीं है। ये बस उसका नेचर दिखा रहा है कि भाई ये इंक्रीज तो कर रहा है, लेकिन इंक्रीज करने का जो नेचर है, किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, वो नेचर थोड़ा सा बदलता जा रहा है, ठीक है। जब हम एक्स स्क्वायर को मान लो इसी के साथ प्लॉट करें, ठीक है, अभी हम इसको रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर को इसी के साथ प्लॉट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा आएगा, अपन कहेंगे कि ये रहा ऐसा कुछ, ये हमारा एक्स स्क्वायर आएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्यों, क्योंकि 1 पे तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये हमारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ होगा या नहीं होगा। आप 0 से 1 के बीच जब बात करोगे, x अगर आप 0 से 1 के बीच रखोगे तो जितनी छोटी पावर उतना बड़ा रिजल्ट, तो 0 से 1 की पावर हाफ जो रही होगी वो बड़ी रिजल्ट रही होगी इन कंपैरिजन टू एक्स स्क्वायर। तो इसीलिए एक्स स्क्वायर का ग्राफ उस समय कैसा था, नीचे नीचे लाई कर रहा था, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो उस समय था वो नीचे नीचे लाई कर रहा था, 1 पे दोनों ने क्रॉसओवर किया और उसके बाद तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऊपर निकल ही जाएगा। तो वही मैं कह रहा था कि ये इस तरीके का कर्व है और दूसरा x की पावर हाफ इस तरीके का कर्व है, ठीक है। दोनों के नेचर में थोड़ा सा ये डिफरेंस आपको ऑब्जर्व होना चाहिए। ये तो रहा आपका x की पावर हाफ। हम साथ में बात कर रहे थे x की पावर 1/4 भी देख लेते हैं। तो x की पावर 1/4 को देखो एक बार, इसी कर्व पे बना सकते हैं क्या, चलो देख लेते हैं एक बार को, देखना ध्यान से, कंफ्यूज ना हो जाना कौन सा इधर उधर से कहां से आया, जैसे मैं बना रहा हूं उस चीज को फॉलो करना। x की पावर हाफ के साथ हम बनाना है x की पावर 1/4। x की पावर 1/4 भी आपको एक चीज समझ में आएगी कि x अगर आप निगेटिव रखते हैं तो उसकी पावर 1/4 का भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। -5 की पावर 1/4 का कोई मतलब नहीं है। तो हमें फिर से x कैसा चाहिए, पॉजिटिव ही चाहिए, 0 पे वैल्यू 0 ही होगी। अब आप बताओ 0 से 1 के बीच में कि x की पावर हाफ बड़ा होगा या फिर x की पावर 1/4 बड़ा होगा। तो चूंकि बेस हम 0 से 1 के बीच ले रहे हैं, तो जितना छोटा बेस मतलब बेस अगर हमारा 0 से 1 के बीच है तो पावर 1/2 बड़ी होगी या पावर 1/4 बड़ी होगी, पावर 1/4 जो है वही बड़ी होगी क्योंकि उसका पावर ज्यादा छोटा था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x की पावर हाफ और x की पावर 1/4 लीजिए, अलग से ही बना लेते हैं, x की पावर हाफ ये रहा मेरा, ठीक है, और x की पावर 1/4। तो अब हम देखें x की पावर 1/4 के बारे में, अभी मैंने क्या कहा कि 0 से 1 के बीच वो बड़ा होगा। तो बड़ा होगा तो कैसे आएगा, देखो ऊपर लाई करेगा, जो बड़ा ग्राफ है वो ऊपर लाई करेगा, ठीक है। 1 पे दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक। ऐसा कुछ, ठीक है। इस चीज को समझना कि दोनों क्रॉसओवर कहां पे करेंगे, क्रॉसओवर करेंगे दोनों 1 पे, ठीक है। और इंक्रीज दोनों ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये आगे ऐसे ऐसे झुकते झुकते नीचे गिरने लग जाएगा, ऐसा नहीं है, दोनों ही ऊपर इंक्रीज ही कर रहे हैं, ठीक है, दोनों ऊपर इंक्रीज ही कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले जब 0 से 1 वाला पोर्शन था तो x की पावर 1/4 बड़ी वैल्यू दे रहा था, x की पावर 1/2 छोटी वैल्यू दे रहा था। लेकिन 1 के बाद सीन पलट गया, 1 के बाद क्या हुआ, x की पावर हाफ जो है वो बड़ी वैल्यू देने लग गया, x की पावर 1/4 छोटी वैल्यूज देने लग गया। ये दोनों हमने एक साथ ग्राफ पे डिस्कस कर लिया, ठीक। और साथ में अगर हम एक बार को देख पाए तो x की पावर 1/3 को भी डिस्कस कर लेते हैं, x की पावर 1/3 में क्या चेंजेस आएंगे। तो x की पावर 1/3 के केस को भी देख लो एक बार, यहीं पे देख लेते हैं। x की पावर 1/3, x तो पता ही है यार, इसके लिए क्या फालतू में जगह वेस्ट करना। x की पावर 1/3 इसकी बात करें, x की पावर 1/3 में कैसा होगा, आप देखो 0 पे वैल्यू 0 आएगी। अच्छा, इसमें नेगेटिव का कोई दिक्कत तो है नहीं भाई, -25 की पावर 1/3 कोई प्रॉब्लम नहीं है, -27 की पावर 1/3 -3 होता है, आपको पता ही है। तो निगेटिव की पावर 1/3 में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। निगेटिव की पावर 1/2 1/4 इनमें दिक्कत थी, लेकिन निगेटिव की पावर 1/3 1/5 1/7 इनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन अब प्लॉट करना शुरू करते हैं। तो अब देखो इसका नेचर भी ऐसा ही होगा, x की पावर हाफ जैसा, लेकिन x की पावर 1/3 ऐसा। तो आपको बिल्कुल लगेगा कोई डिफरेंस है क्या, x की पावर हाफ जैसा है वैसा ही x की पावर 1/3 भी है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। लेकिन जो हमारे पास इधर बना हुआ पोर्शन है वही पोर्शन यहां पे भी आएगा। ऐसा कह लो कि इस लाइन के अबाउट एक तरीके से ऐसा ग्राफ था, तो वही ग्राफ इधर हमने रिपीट कर दिया, ठीक। x की पावर 1/3 इधर ऐसा इधर ऐसा,
इस तरीके से ये ग्राफ बनता जाएगा x की पावर 1/3 का। अब आप चाहें तो x की पावर जैसे 1/2 और 1/4 को हमने साइमल्टेनियसली कंपेयर करके ग्राफ बनाया था। ब्लैक वाला जो था x की पावर 1/2 था और ब्लू वाला जो था हमारा x की पावर 1/4 था। ठीक है, वैसे ही आप x की पावर 1/3 और 1/5 को भी एक साथ बना सकते हैं। जब हम 1/3 और 1/5 को एक साथ बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, फिर से वही 1 अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो 1 के पहले तक x की पावर 1/5 बड़ी रही होगी और 1 के बाद 1/3 वाला जो है टर्म वो बड़ा रहेगा। तो यहां पे मान लो 1 अगर हम प्लॉट करते हैं तो ये ब्लैक वाला y = x की पावर 1/3 और ब्लू वाला जो है हमारा, ब्लू वाला है y = x ⁻⁵ 1/5, क्योंकि अल्टीमेटली x की पावर 1/5 भाई 32 की पावर 1/5 बड़ा है या 1/3, तो 1/3 ज्यादा बड़ा है, तो वो ग्राफ ऊपर लाई करेगा, 1/5 नीचे लाई करेगा। और सेम इसका उल्टा इधर बना दो, इधर आप इस तरीके का कुछ बना दो ऐसा। ठीक है, यहां पे आप प्लॉट कर दो -1, क्योंकि जैसा इधर 1 के लिए बिहेवियर था वैसा ही इधर क्या होगा, -1 के लिए भी बिहेवियर होगा। तो ये हमने कुछ स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल्स देखे हैं। इन सारे ग्राफ्स को आपको रटे होने चाहिए, इसमें मतलब ऐसी कोई बात नहीं है एक बार बनाओगे तो रट ही जाएंगे। ठीक है, तो एक बार को ये सारे ग्राफ्स और इनकी कंपैरेटिव स्टडी को समझ लीजिए, ऑब्जर्व कर लीजिए, और इसके बाद अपन चलते हैं थोड़ा जनरल पॉलिनोमियल्स के केस पे। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं एक बार को कि जनरल क्यूबिक या जनरल 4 डिग्री इस तरीके के कर्व का किस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। तो देखो, अगर मान लो मैं इस तरीके की बात करता हूं, y = ax³ + bx² + cx + d, है ना, या फिर ठीक है ये कुछ भी हो सकता है। 3 डिग्री का यहाँ पे पॉलिनोमियल हमने लिया है, हम 5 डिग्री का भी पॉलिनोमियल ले सकते हैं, हम 7 डिग्री का भी पॉलिनोमियल ले सकते हैं, हम ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल ले रहे हैं। ठीक है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है, इसकी बात करेंगे। और दूसरा हम साइड बाय साइड एक थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर हमारे पास डिग्री इवन हो, जैसे ax⁴ + bx³ + cx² + dx + c, या फिर कोई भी इवन डिग्री है ना, इवन डिग्री पॉलिनोमियल, इसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत छोटी छोटी बातें यहाँ पे करने वाले हैं, कुछ खास नहीं है अभी फिलहाल। कि a अगर हमारा पॉजिटिव हो, मतलब लीडिंग कोफिशिएंट अगर हमारा पॉजिटिव हो, तो ग्राफ का स्ट्रक्चर कैसा होगा। सिर्फ हमें कहां पे बेसिकली ऑब्जर्व कहां करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फिनिटी पे। ठीक है, आप y एक्सिस को भी हटा ही दो, ठीक, सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस के बारे में सोचते हैं। जब हम एक्सट्रीम राइट में जाएंगे, मतलब x = +∞ पे जाएंगे, तो बताओ मुझे रिजल्ट कैसा मिलेगा। +∞ पे जाओगे तो सबसे बड़ी जो डोमिनेट करने वाली टर्म होगी वो यही होगी ना, ax³, x², x इन सब के टर्म्स के कंपैरिजन में सबसे बड़ी चीज क्या होगी, x³ होगी। तो x³ का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी पे, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी पे ओवरऑल एक्सप्रेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। बस अब ये हमें पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फिनिटी के बारे में सोचना है, डिपेंडिंग ऑन दिस लीडिंग कोफिशिएंट साइन। तो देखो, जब a पॉजिटिव था और हम एक्सट्रीम राइट पे गए, मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी पे गए, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल कहां जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी बनेगा। जब हम एक्सट्रीम लेफ्ट पे गए तो क्या होगा, एक्सट्रीम लेफ्ट मतलब x = -∞, और उस समय ये नेगेटिव इन्फिनिटी और ये क्या बन गया, प्लस, तो दोनों मिलके क्या हो गए, -∞, तो यहां माइनस, ठीक है, यहां प्लस यहां माइनस। अब आप देखो पॉलिनोमियल है, ये बीच में x एक्सिस थी, ठीक है। अब आप सोचो ग्राफ जैसा भी जाएगा, कम से कम इतना तो कह सकते हैं ना हम कि भाई ऐसा कुछ बहुत सीधा गया तो ऐसा चला जाएगा, इससे ज्यादा तो और नहीं हो सकता ना। हो तो ये भी सकता था कि भाई ऐसा हो जाए, ठीक है, इस तरीके का ग्राफ बन जाए, ऐसा भी ग्राफ बन सकता था, कुछ भी बन सकता था। लेकिन हम यहां पे कह सकते हैं ना कि नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक गया, इतना तो कह सकते हैं। जैसे भी जाना हो उसको, वो सीधा सीधा चला जाए या दो बार घूम करके जाए, 3 बार घूम करके जाए, जैसा भी जाए, या फिर ऐसा चला जाए, ठीक है, इस तरीके का भी कर्व हो सकता था, ऐसा था, ठीक है। तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि निगेटिव से इसको पॉजिटिव इन्फिनिटी जाना ही जाना है, यहां निगेटिव और यहां पे पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। तो जब निगेटिव से पॉजिटिव में जाओगे तो बीच में इस x एक्सिस या फिर कहें 0 को तो क्रॉस करके ही जाओगे ना, और 0 को क्रॉस करके जाओगे। इसीलिए हमने बोला था थ्योरी ऑफ इक्वेशन में कि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का कम से कम एक रियल रूट एग्जिस्ट करता ही करता है। क्यों? क्योंकि x एक्सिस कम से कम एक बार तो इंटरसेक्ट होगी ही होगी, ठीक है। तो जब हमारे पास ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है तो नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी जाना है, और इसलिए कम से कम एक बार इस x एक्सिस को क्रॉस करना पड़ेगा। और जब x एक्सिस क्रॉस होती है तो इसका मतलब क्या होता है, वहीं पे रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक।
अब अगर देखें हम a अगर निगेटिव होता है तो क्या असर आएगा, या फिर a निगेटिव का चलो देख लेते हैं पहले। a निगेटिव होगा तो क्या असर आएगा, देखो a अगर आपका निगेटिव है, दूसरा केस लिया हमने, ठीक। अब इस बार क्या बनेगा, फिर से अपन y एक्सिस को हटा लेते हैं, ठीक है। तो जब हम a निगेटिव ले रहे हैं, एक्सट्रीम राइट पे गए, मतलब x को प्लस इन्फिनिटी लिया, प्लस इन्फिनिटी लिया तो ये क्या बन गया, प्लस। ये लेकिन कैसा था, माइनस, तो ओवरऑल क्या बन गया, माइनस इन्फिनिटी। तो इस बार अगर हम गए तो हमारे पास एक्सट्रीम राइट में जाकर के हमारा क्या बन रहा होगा, माइनस इन्फिनिटी बन रहा होगा। और एक्सट्रीम लेफ्ट की बात करें, एक्सट्रीम लेफ्ट में जाओगे, x को निगेटिव इन्फिनिटी रखोगे, x को निगेटिव इन्फिनिटी रखा तो निगेटिव की पावर 3 निगेटिव, और इनटू ये भी तो कैसा था, a निगेटिव, सब मिलकर के क्या हो गए, पॉजिटिव। तो इन्फिनिटी बनेगी, लेकिन कौन सी वाली, पॉजिटिव वाली। तो इस बार पॉजिटिव इधर रहेगा और निगेटिव इन्फिनिटी यहां पे क्रिएट होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। पिछली बार क्या था, राइट मोस्ट में पॉजिटिव इन्फिनिटी था, इस बार राइट मोस्ट में निगेटिव इन्फिनिटी है। लेफ्ट मोस्ट में निगेटिव इन्फिनिटी था, इस बार क्या है, लेफ्ट मोस्ट में पॉजिटिव इन्फिनिटी है। तो अब देखो जैसे भी जाना है जाओ, लेकिन एक बार तो इसको क्रॉस करके ही जाना पड़ेगा ना, कैसे भी जाना है जाओ, लेकिन एक बार तो इसको क्रॉस करके ही जाना पड़ेगा, ठीक। ऐसा भी कर हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन एक बार तो एक्स एक्सिस कट होगी ही होगी। और इसका मतलब फिर से वही चीज डिस्प्ले हो रही है कि हम जब पॉजिटिव से निगेटिव इन्फिनिटी सब कुछ कवर कर रहे हैं तो बीच में जीरो को भी कवर करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर कोई हमसे ये कहता है कि क्यूबिक की रेंज क्या होती है, क्यूबिक के लिए सबसे बड़ी y की वैल्यू क्या आ सकती है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए पॉजिटिव इन्फिनिटी। सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, तो वो क्या होगी, निगेटिव इन्फिनिटी। सबसे बड़ी वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी, सबसे छोटी वैल्यू निगेटिव इन्फिनिटी। कब, जबकि पूरा कहा जाए x बिलोंग्स टू r, ठीक है। अगर वो कहता है कि भाई x हम 1 से 2 के बीच लेंगे बस, तो 1 से 2 लोगे तो कहां इन्फिनिटी कहां पहुंचेंगे, नहीं पहुंच पाएंगे ना। तो अगर वो कहते कि एक क्यूबिक है और उसका x बिलोंग्स टू r है, तो क्यूबिक का अगर x बिलोंग्स टू r है तो सबसे बड़ी वैल्यू वो कहां बनाएगा, पॉजिटिव या निगेटिव इन्फिनिटी पे बनाएगा, और वो वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव या फिर निगेटिव इन्फिनिटीज होंगी, ठीक है। तो ये कहा जाए कि इसकी रेंज क्या है, या फिर y की मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, सबसे बड़ी वैल्यू y की प्लस इन्फिनिटी, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल की। फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल में क्या असर आएगा, फिर से वही दो केसेस लेते हैं, a पॉजिटिव a निगेटिव वाले। तो जब आप a को पॉजिटिव लोगे, देखो अब नेचर थ्योरी ऑफ इक्वेशन को भी साथ साथ समझते जाना। जैसे यहाँ पे इन ग्राफ से क्लियर हो गया कि भाई ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, तो बीच में एक्स एक्सिस पक्का क्रॉस करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमें निगेटिव से लेके पॉजिटिव, पॉजिटिव से लेके निगेटिव सब कुछ कवर करना है। अब हम इधर आते हैं, यहाँ पे देखो क्या सीन हो सकता है। अब फिर से अब तुम सोच सकते हो कि सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ पे है। अगर मैंने मान लो x को पॉजिटिव इन्फिनिटी रखा तो वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। x को मैंने माइनस इन्फिनिटी रखा तो भी वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, ऐसा रहेगा, ठीक है। तो आपका देखो कैसा हो रहा था, अभी तक हो रहा था यहाँ पे कि भाई निगेटिव इन्फिनिटी भी है, पॉजिटिव इन्फिनिटी भी है, लेकिन अब आपको क्या पता चला कि दोनों पॉजिटिव इन्फिनिटी ही है। अब पॉजिटिव इन्फिनिटी अगर है तो सिचुएशन कैसी हो सकती है, सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि हम कभी एक्स एक्सिस को क्रॉस ना करें। सिचुएशन ये हो सकती है मेरा मन किया मैंने 2 बार क्रॉस कराया, और सिचुएशन ये भी हो सकती है कि मैंने 4 बार इसको क्रॉस कराया, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशंस a ग्रेटर देन 0 के लिए हो सकती थी, ठीक है। तो क्या हम इस बार कह सकते हैं क्या कि मिनिमम एक बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करना ही पड़ेगा, नहीं, क्योंकि देख सकते हैं हम यहाँ पे कि हमारे पास कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट एक्स एक्सिस के साथ कर्व का नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखो a लेस देन 0 की बात कर लो, a लेस देन 0 में क्या होगा, a लेस देन 0 का मतलब है, ये देखो a लेस देन 0 का क्या मतलब है, a लेस देन 0 का मतलब होगा कि जब हम x को माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो ये रहा ये प्लस इन्फिनिटी और इनटू माइनस मतलब माइनस इन्फिनिटी, ऐसा कुछ। जब x को प्लस इन्फिनिटी रखेंगे तो ये प्लस इन्फिनिटी और ये निगेटिव, ठीक है, फिर से माइनस। अब फिर से वही चीज बन गई ना कि भाई निगेटिव इन्फिनिटी से स्टार्ट करना है, निगेटिव इन्फिनिटी पे एंड करना है। अब जरूरी तो नहीं है कि एक्स एक्सिस क्रॉस हो, क्योंकि ग्राफ ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है और ऐसा भी बन सकता है, ठीक है। तो इवन और ऑड डिग्री पॉलिनोमियल्स का जो नेचर होगा कर्व का वो कुछ इस तरीके का बन सकता है। इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में हमने बात की है, डिपेंडिंग ऑन दिस साइंस ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इन क्यूबिक 4 डिग्री पॉलिनोमियल्स के ग्राफ बनाए कैसे जा सकते हैं।
तो नेक्स्ट आपको एक जनरल क्यूबिक का ग्राफ बनाना है। इसके लिए हमें देखना है कि क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे और यही सेम स्टेप्स आपके किसी भी अदर पॉलिनोमियल के लिए भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे यही एक्सपेक्टेशन है कि आपको डिफरेंशिएशन हर एक टर्म का, इनमें जो टर्म्स लिखी हुई हैं इनका आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो। ठीक है, डिफरेंशिएशन कौन सा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अभी मैं ओवरऑल आपसे एक्सपेक्ट करता हूं, तो वो ये है आपका x की पावर n का डिफरेंशिएशन जो है क्या होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। कई लोगों को इसमें अभी फिलहाल ये भी कंफ्यूजन होगी कि n जो है अगर मान लीजिए मैं x की पावर साइन x कर दूं तब भी आप ऐसे डिफरेंशिएट कर देंगे, उसका डिफरेंशिएशन ऐसे नहीं होता। उसका कैसे होता है वो हम बाद में बात करेंगे, कैलकुलस के टाइम पे बात करेंगे, अभी नहीं। यहां पे n क्या है, n एक कांस्टेंट है, मतलब n को x का फंक्शन नहीं होना चाहिए। n माइनस 5/3 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, 5/3 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, x n की वैल्यू 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, -4 -π हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन n को x का फंक्शन नहीं होना चाहिए। n अगर x का फंक्शन हो गया तो फिर हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे आपसे ये एक्सपेक्टेशन है कि आप इसका डिफरेंशिएशन लिख पाएंगे। ठीक, अब आगे हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमें सबसे पहली चीज कैसे स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले हमें ये ऑब्जर्व करना चाहिए जो हमने अभी जस्ट पहले थ्योरी खत्म की कि x क्यूब का कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव। इसका मतलब कि जब x हमारा प्लस इंफिनिटी की ओर जा रहा होगा तो उस समय पे y हमारा किधर निकलेगा, y भी हमारा प्लस इंफिनिटी पे जाएगा। इसी तरीके से x अगर हमारा निगेटिव इंफिनिटी की ओर जा रहा होगा तो y हमारा किधर जाएगा, निगेटिव इंफिनिटी की ओर जाएगा। ये वाली बात ठीक है। अभी हमने कहा ना जब x प्लस इंफिनिटी तो y भी कैसा, प्लस इंफिनिटी, x निगेटिव इंफिनिटी तो y भी कैसा, निगेटिव इंफिनिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप, तो पहला स्टेप एक तरीके से कह लीजिए यही है। दूसरा स्टेप है आप इसका डिफरेंशिएशन करें। dy बाई dx कितना होगा, dy बाई dx होगा 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। ठीक, यही होगा। और इस कर सकते हो ना x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, 3 आपका n है, 3 सामने लाए और x की पावर में n माइनस 1 मतलब 2। फिर 3x स्क्वायर, तो अब एक बार को मैं दिखा देता हूं, 3 का 3 ही रह जाएगा। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो x स्क्वायर मतलब n की वैल्यू 2, तो 2 यहां पे x 2 माइनस 1 ये होगा, तो ये 2x और फिर माइनस 9 x का डिफरेंशिएशन 1 और 11 है, 11 का डिफरेंशिएशन तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, कांस्टेंट टर्म लिखी हुई है। कई लोग ये भी काम करते हैं कि ये 9 लिखा है, 9 तो कांस्टेंट है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन ही नहीं लिखेंगे, इसको भी भूल जाएंगे, 3 को भी भूल जाएंगे। ऐसा नहीं करते। ये भाई 9 इंटू एक्स है ना, तो जो इंटू में है, ठीक है, इंटू में कोई एक्स का टर्म है, उस 9 को तो एज इट इज रखो, उसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करो, डिफरेंशिएट एक्स को करो। ऐसा नहीं करना कि 9 को ही गायब कर दिया क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है इसलिए हम उसी को 0 कर दें, ऐसा नहीं करेंगे। डिफरेंशिएशन क्या बना है, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। ठीक, अब आप क्या देखना शुरू करिए कि dy बाई dx इज इक्वल टू 0 कहां पे हो रहा है बस। तो dy बाई dx आपको बताया गया हो, शायद हो सकता है अभी तक मैक्सिमा मिनिमा इसी को बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू यहां पे आती है जहां पे dy बाई dx 0 के बराबर होता है। ठीक है, मैथ्स में जब पढ़ेंगे तो इसमें काफी सारे आप चेंजेस ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन अभी के लिए तो हमने ऐसे ही देखा जो आपको फिजिक्स में बताया गया हो, dy बाई dx इज इक्वल टू 0 जहां होता है वहां पे मैक्सिमम या मिनिमम की कंडीशन आपको बनती है। तो आप देखिए 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसके दो फैक्टर्स हुए x माइनस 3 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहां से आपको मिला x इज इक्वल टू 3 और माइनस 1। ठीक है, तो dy बाई dx इक्वल टू 0 कहां पे, x इक्वल टू 3 और माइनस 1 पे। ठीक, अब हम देख लेते हैं मतलब क्या हुआ, ये वो क्रूशियल पॉइंट्स हो गए हमारे, क्रिटिकल तो नहीं कहूंगा लेकिन क्रूशियल पॉइंट्स हो गए, ठीक है, जो हमारे लिए मैटर करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपन देखेंगे कि x इक्वल टू 3 पे ये y की वैल्यू कितनी आ रही है। तो जब x इक्वल टू 3 है तो देखिए उस समय पे y की वैल्यू कितनी आ रही है, 27 माइनस 27 माइनस 27 प्लस 11 कितना हो गया, ये माइनस 16 हो गया ना। हाँ, फिर अपन देखते हैं x इज इक्वल टू माइनस 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है उस समय पे y की, माइनस 1 माइनस 3 प्लस 9 प्लस 11, तो 20 माइनस 4 16, ये प्लस 16 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्रूशियल पॉइंट्स क्या हुए, 3 माइनस 16, एक पॉइंट ये बन गया
3, -16 और एक पॉइंट क्या बन गया -1, 16। ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, क्रूशियल पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अब इनके बेसिस पे हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। आपको क्या करना है, ठीक है, अभी के लिए आपका इससे काम चल जाएगा कि सिंपल जो पॉलिनोमियल्स हैं उनके आप इस तरीके से ग्राफ बना सकेंगे। क्या करना है आपको, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लॉट करनी है। आपको पहले ही बता दिया गया कि भाई ये इधर कहां रहा होगा -∞ और इधर कहां पहुंचेगा +∞। ठीक है, इस तरीके का ग्राफ रहेगा। तो अपन स्टार्ट किए हम -∞ पे। थोड़ा सा एक और क्रूशियल पॉइंट आता है, वो क्रूशियल पॉइंट क्या है, 0, x = 0 पे क्या बिहेवियर है, तो वो भी देख लो भाई। x = 0 पे y कितना आता है, 11। ठीक है, ये हमेशा 0 को भी ध्यान में रखना, 0, 11। ठीक, अब ये जो 3 क्रूशियल पॉइंट्स मिले हैं, कभी हो सकता है 4 मिले, कभी 5 मिले, जितने भी क्रूशियल पॉइंट्स हैं इन सबको मार्क कर लो। तो देखो सबसे पहले -1, 16, तो -1 यहां कहीं सोचा हमने, -1, 16 मान लो ये रहा, -1, 16। ठीक, फिर आगे बढ़े 0, 11, 0 पे यहां पे मान लिया मैंने 0, 11। फिर आगे बढ़े 3, -16, तो 3 मान लो यहां पे था, 3 के करस्पॉन्डिंग मैंने मार्क कर दिया कुछ यहां, 3, -16। ठीक, और ये हमारे सारे क्रूशियल पॉइंट्स, सॉरी ये क्रूशियल पॉइंट ये था, एक क्रूशियल पॉइंट ये था और एक क्रूशियल पॉइंट ये था। ये तीनों पॉइंट्स हमारे मार्क हो गए। अब अगला काम क्या है, अगला काम है बस हम इसको ज्वाइन करते रहें। कैसे करते रहें, हमें पहले पता चल गया ना, इतना आपको पता चल गया कि dy/dx जहां 0 होता है वहां पे आपका मैक्सिमा या मिनिमा बनता है। ठीक है, कई लोगों को d2y/dx2 भी हो सकता है, बताया गया होगा कि d2y/dx2 जिस पॉइंट पे पॉजिटिव हो वो मिनिमा है और d2y/dx2 जिस पॉइंट पे नेगेटिव हो वो मैक्सिमा वाला पॉइंट है। खैर अपन क्या कहें, अपन ने कहा कि भाई ये तो पता है ना कि जो dy/dx = 0 से ही हमारा मैक्सिमा मिनिमा बना होगा। ये तो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है हम उसकी टेंशन भी करने अभी छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये देखो -1, 16। ठीक है, -1, 16 यहां पे इधर है पॉइंट, आप इसको ज्वाइन करिए। आप इसको ज्वाइन करेंगे इस तरीके से, थोड़ा स्मूथली इसको ज्वाइन करेंगे ऐसे। ठीक है, हो गया ये ज्वाइन। ठीक, अब आगे क्या करें, अब आपको समझ में आ रहा है कि इसके आगे क्या करना है, यहां पे जाना है। तो आप कैसे जाएंगे, ऐसा थोड़ी नहीं कर सकते हैं आपकी और ऊपर जाए, फिर मेरे थोड़ी देर बाद मेरे मन में आया कि अब मुड़ जाना चाहिए तो लौटने लग जाए, ऐसा थोड़ी ना। आपको यहीं पे लौटना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर आप इसके ऊपर जाएंगे तो फिर ये पॉइंट ना तो मैक्सिमा का होगा ना तो मिनिमा का होगा। बस ठीक है, ये ना तो मिनिमम वैल्यू दे रहा होगा इस पॉइंट पे, ना तो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा होगा। ये मैक्सिमम वैल्यू क्यों दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू इसलिए दे रहा है क्योंकि यहां पे इसके लेफ्ट साइड में भी ग्राफ क्या होगा, इस पॉइंट से नीचे होगा, राइट साइड में भी ग्राफ कैसा होना चाहिए, इस पॉइंट से नीचे होना चाहिए। ठीक है, आप चाहो आपको दिक्कत लग रही है तो आप d2y/dx2 वाला भी चीज यूज कर लो कि भाई इस पॉइंट पे d2y/dx2 जब x की वैल्यू -1 है तो कैसी है, आप देख लो एक बार। चलो मैं वो भी दिखा देता हूं आपको करके कि d2y/dx2 कितना आएगा। पहले तो एक्सप्रेशन लिखते हैं d2y/dx2 का कितना होगा। तो dy/dx हमारा ये था, इसका हम डिफरेंशिएशन लिखना शुरू करें। 3x² का डिफरेंशिएशन 6x -6। तो आप देख सकते हो जब x को आपने -1 रखा तो 6x -6 कैसा हो गया, नेगेटिव। इसका मतलब ये पॉइंट क्या था, मैक्सिमा का। ठीक है, तो ये मैक्सिमा का पॉइंट है, तो ग्राफ यहीं पे अपना नेचर चेंज करेगा। अभी तक वो बढ़ रहा था, अब वो क्या होगा, डिक्रीज करने लगेगा। तो डिक्रीज करते करते यहाँ पे 0 एक क्रूशियल पॉइंट था, वहां से हमने पास कराया, वो मैक्सिमा मिनिमा नहीं था। ठीक है ना, 0 तो हमने अपनी मर्जी से लिखा था, 0 हमारा क्रूशियल पॉइंट है, लेकिन वो मैक्सिमा मिनिमा का पॉइंट इस केस में तो नहीं आ रहा। फिर आगे बढ़े, आगे हमने कहा आगे कहां जाए, तो आगे हमें ये 3, -16 तक जाना चाहिए। ठीक है, 3, -16 को ज्वाइन कर दिए। अब देखो 3, -16 पे आप देखो 3 क्या है, 3 मिनिमा का पॉइंट है। क्यों, क्योंकि d2y/dx2 कैसा आ रहा है, x = 3 पे पॉजिटिव आ रहा है। तो d2y/dx2 पॉजिटिव है, इसका मतलब वो क्या था, पॉइंट ऑफ मिनिमा था। अब ये पॉइंट हो गया मिनिमा का, और उसके बाद हम क्या कहेंगे, अल्टीमेटली तो कहां जाना है भाई, अल्टीमेटली तो हमें पता ही था कि जब x +∞ पहुंचेगा तो इस ग्राफ को कहां पहुंचना है, +∞ पहुंचना है। तो अल्टीमेटली एंड तो इसको यहीं कहीं करना है। तो क्या करें, अब आगे इसको यहां से अपना नेचर चेंज करने दो। ये हो गया हमारा ग्राफ, ये क्यूबिक का हमारा ग्राफ बन गया। ठीक है, क्या किया सबसे पहले तो ये क्लियर कर लो, स्टार्ट कहां पे होगा, एंड कहां पे होगा, ये दो चीजें।
फिर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 के देख लो के लिए कहां पे मैक्सिमा आ रहा है, कहां पे मिनिमा आ रहा है, ठीक है। उसके लिए अगर आपको दिक्कत है आप d2y बाई dx2 की हेल्प लीजिए कि d2y बाई dx2 पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है, उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं ना। अगर d2y थोड़ा उल्टा होता है इसमें, अगर ध्यान किया हो तुमने, d2y बाई dx2 जब पॉजिटिव होगा तो मिनिमा आएगा और d2y बाई dx2 जब नेगेटिव होगा तो मैक्सिमा आएगा, ठीक है। तो ये चीज हमने उसको यूज किया और एक अलग से हमने अपनी मर्जी से क्रूशियल पॉइंट लिया 0,11, हमेशा 0 पे ही लेना है, ठीक है। मर्जी का मतलब ये नहीं 0 की जगह -3 लेने लग गया, नहीं ऐसा नहीं है, 0 पे ही लीजिए। 0,11 इस केस में पॉइंट बन रहा है। तो अब इन सबको मीट करते जाइए और हमें पता है कि यहाँ पे हमें मैक्सिमा बनाना था, यहाँ पे मिनिमा बनाना था, ठीक है। अब इन सबको आप ज्वाइन करते जाएं उस तरीके से तो आपका पॉलिनोमियल तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस भी पूछ दिए जाते हैं कि अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे आपको इस तरीके के, देख लीजिए एक बार। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 इज इक्वल टू के। फाइंड के इफ इक्वेशन हैज 3 सॉल्यूशंस, ठीक है। सेकेंड पार्ट इक्वेशन हैज 2 सॉल्यूशंस, थर्ड पार्ट नो सॉल्यूशन, ठीक है। फोर्थ पार्ट 1 सॉल्यूशन। ये सब बातें की जा सकती हैं, ठीक है। अब ये जब बातें आपने उसके लिए ऑलरेडी कर रखे हो, आप ऑलरेडी आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है मॉडुलस के लिए अगर हम कहें, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप उसी तरीके से काम करो ना। आपने पहले क्या करते थे, आप पहले आप मॉड का ग्राफ बनाते थे और फिर हॉरिजॉन्टल लाइन खींच करके देखते थे कि कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए। यहाँ पे अब मॉड थोड़ी ना बनाओगे, अब तुम क्या बनाओगे, इसका करो बनाओगे। तो आपने इसका करो पहले बना लिया। अब इसका करो बनाने के बाद आपका अगला काम क्या है, y इज इक्वल टू के बनाना। आपने लेफ्ट साइड का ग्राफ बनाया, अब राइट साइड का ग्राफ बनाइए जो कि क्या है, y इज इक्वल टू एक्स। और y इज इक्वल टू एक्स का मतलब क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन। तो अब शुरू करो एक स्ट्रेट लाइन खींचना, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन खींचना जो कि 3 पॉइंट्स पे इसको इंटरसेक्ट करे। कहां होगी वो, तो आप देख सकते हो ये 3 बार इंटरसेक्ट कर रही है, ये भी 3 बार इंटरसेक्ट कर रही है। बीच में जितनी भी लाइनें खींचोगे हमेशा 3 बार इंटरसेक्ट करेंगी। कहां से कहां तक, जब हम यहां पे पहुंच जाएंगे, ये 1,-16 से सॉरी -1,16 से पास करती हुई लाइन, मतलब इसका मतलब क्या होगा, ये होगा k इज इक्वल टू 16 वाला केस। तो k इज इक्वल टू 16 वाले केस में हमारे पास एक यहां पे और एक यहां पे 2 ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे, 2 ही सॉल्यूशंस मिलेंगे। इसी तरीके से यहां नीचे देखें हम, नीचे हमारे पास k इज इक्वल टू -16 के लिए भी सेम सिचुएशन होगी कि -16 पे भी हमारे पास एक ये 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे। लेकिन जब k आपका -16 और 16 के बीच में रहेगा तो हमेशा 3 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आपके आते जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो रहा k का नो सॉल्यूशन कभी नहीं होगा। इसलिए नो सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि आप देखो अगर 16 के ऊपर भी जाते हो, k इज इक्वल टू 16 के ऊपर, तो भी ऐसे देखो इधर कुछ नहीं यहां इंटरसेक्शन हो गया ना। इसी तरीके से -16 के नीचे भी जाते हो तो भी इधर कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन होता ही रहेगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये तो केस था जबकि 3 सॉल्यूशंस थे, ठीक है। -16 और +16 पे कितने आए, 2 सॉल्यूशंस आए, एक ये 2 सॉल्यूशंस आए। लेकिन जब k की वैल्यू आपकी -16 से मतलब -∞ से -16 यूनियन 16 से इंफिनिटी वाली हो, मतलब 16 से ऊपर -16 से नीचे, तो ऐसे केस में आपको 1 सॉल्यूशन मिलेगा और नो सॉल्यूशन का कभी केस नहीं बनेगा। क्योंकि कोई भी लाइन खींचोगे, इसको इधर वाली ब्रांच को या फिर इधर नीचे वाली ब्रांच को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करती ही रहेगी। क्योंकि इधर ये आगे कहां निकल रहा है, +∞, और ये कहां निकल रहा है, -∞। तो हमेशा इनका कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन पॉइंट ये देते ही रहेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम एक आध ग्राफ्स और देख लेते हैं इसी तरीके के, जो कि dy बाई dx और 0 वाले क्रूशियल पॉइंट से हमारे बनाए जा सकते हैं। तो नेक्स्ट एक और आपके पास ये क्वेश्चन है, इसका भी आपको ग्राफ ड्रॉ करना है और इसके लिए भी आप निकाल लीजिए वो कि इज इक्वल टू k वाला केस, कि कब हमारे पास 4 सॉल्यूशन, कब 3 सॉल्यूशन, कब 2 सॉल्यूशन, ये सब भी आप डिस्कस कर लीजिए। तो पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए पहले तो इसका ग्राफ प्लॉट करने का, और बाकी k की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो पहले इसका ग्राफ प्लॉट करिए। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले पॉइंट क्या होता था कि अपन देखें कि जब x हमारा -∞ है तो y किधर जाएगा, +∞ जाएगा। यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव है। जब x हमारा +∞ है तो y कैसा जाएगा, +∞ ही जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट पॉजिटिव इन्फिनिटी से एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी पे, फिर आगे बढ़े dy बाई dx।
डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया, ये आ गया आपका 4x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 24, 4 कॉमन, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ठीक है। और dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 वाली बात हम देखते हैं, तो यहां देखिए क्या आएगा, इसके फैक्टर्स कर सकते हो, x माइनस 1, देखो 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इस 1 से इसको मतलब डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, और इसका मतलब कि कहां पे आ गया हमारे पास, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर x इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, ये ठीक है। अच्छा, इस वाले पॉलिनोमियल को मैं कहता हूं तुम याद कर लो, ठीक है, ये बार बार आएगा, इसका जो रूट्स होता है वो 1 2 3 होता है, बस इतनी बात याद रख लो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे आप को मैंने क्या कहा कि ये सारे क्रूशियल पॉइंट्स आप मार्क करो। तो जब आपका x 1 है तो y कितना आता है, y आता है आपका 1 माइनस 8 माइनस 7 प्लस 22 15 15 माइनस 24 माइनस 9 और माइनस 12। और जब x इज इक्वल टू 2 है तब क्या होता है, तब होता है 16 माइनस 64 मतलब माइनस 48 हो गया, माइनस 48 और प्लस यहां से 88 और माइनस 48 और साथ में माइनस 48, 2 क्यूब था ना यार, तो हाँ ठीक है, माइनस 48 और माइनस 3, सही है। तो अगर मैं सही लिख रहा हूं तो ये कितना आ जाएगा 40 माइनस 51 माइनस 11, और क्या है x इज इक्वल टू 3। इस समय देख लेते हैं y कितना आ रहा है, तो 3 रेज टू पावर 4 81 माइनस 8 इंटू 3 क्यूब मतलब 27 इंटू 8 216 प्लस 22 इंटू 9 198 माइनस 72 माइनस 3 कितना हुआ, माइनस 135 प्लस 198 63 हो गया, 63 माइनस 75 माइनस 12 हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, फिर से माइनस 12 के बराबर है। अब आगे बढ़ते हैं। एक हमने कहा था मेरी मर्जी का मान लो, एक और क्रूशियल पॉइंट वो क्या था, जब x इज इक्वल टू 0 हो तो x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू माइनस 3। अब आप देखिए सबको मार्क कर लीजिए, जब आप मार्क करेंगे तो क्या ज्ञान होगा आपको, 1 कॉमा माइनस 12, तो 1 ये रहा, मान लीजिए 1 कॉमा माइनस 12 यहाँ कहीं मार्क कर दिया मैंने, 1 कॉमा माइनस 12। फिर आगे बढ़े, फिर हमसे कहा गया 2 पे आपको पता चला यहाँ पे कहीं 2 है, 2 पे आपका आया माइनस 11, चलिए ये भी मार्क कर दिया माइनस 11, ठीक, 2 कॉमा माइनस 11। फिर 3 पे आते हैं माइनस 12, अब 3 पे ये मान लो 3 है ना, और 3 के करस्पॉन्डिंग ये मार्क कर दिया मैंने 3 कॉमा माइनस 12, ठीक, ऐसा कुछ। 0 पे कहा था, 0 को और मान लेना, 0 पे वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 3 आएगी, तो 0 पे वैल्यू मान ली मैंने, यहाँ पे कहीं थी माइनस 3। अब क्या काम है, सबको ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन करना शुरू करो। हमें दिख गया क्या, d2y बाई dx2 निकाल करके भी हम देख सकते हैं क्या कि 1 जो है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा आएगा, और ये 2 कॉमा माइनस 11 वाला पॉइंट मैक्सिमा आ रहा होगा, और 3 वाला पॉइंट फिर से मिनिमा आ रहा होगा। आप निकाल सकते हो d2y बाई dx2, करो d2y बाई dx2 की वैल्यू कितनी है, लिख लो 4 इंटू ब्रैकेट में 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11, यही है ना। अब आप रख के देख लो, जब पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमा, जब नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमा। क्या रखना है x की जगह पे, 1 2 और 3, तो 1 और 3 पे आपको मिल जाएगा मिनिमा, और 2 पे आपको मिल जाएगा मैक्सिमा। तो आइए अब अपन बात करते हैं वही कि स्टार्ट कहां से करना था, पॉजिटिव इन्फिनिटी से कर दिया स्टार्ट, 0 कॉमा माइनस 3 से ज्वाइन कर दिया, और ज्वाइन करते हुए यहाँ पे थोड़ा स्मूथ सा है ना, मिनिमा बना दिया, मिनिमा बना करके फिर नेचर चेंज किया, फिर यहाँ पे मैक्सिमा बना दिया, फिर नेचर चेंज किया, यहाँ मिनिमा बना दिया, मिनिमा बना करके फिर ऊपर जाना पड़ेगा ना, फिर लौटना पड़ेगा वापस, कहाँ जाना है, लेकिन अपने को जाना तो हमें था प्लस इन्फिनिटी पे, तो अपन ऐसे आगे निकल करके इधर निकल जाएंगे, ठीक है। तो हमसे कहा जाए इस 4 डिग्री पॉलिनोमियल के लिए कि दिस थिंग इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के कितने रूट्स हैं, तो रूट्स कितने हैं, जितनी बार एक्स एक्सिस कट हुई, और एक्स एक्सिस एक बार यहाँ कट हुई है, एक बार यहाँ कट हुई है, तो अगर इसको हम कहें x1, इसको कहें x2, तो यही क्या हो गए, रूट्स हो गए, ठीक है। अब k वाली बात भी कर लेते हैं, ठीक, इससे अप्रोक्सीमेशन तो मिल गया कि नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं, लेकिन एग्जैक्ट रूट्स क्या हैं तो वो पता नहीं चलते ग्राफ से। नंबर ऑफ रूट्स के लिए ग्राफ बड़ा यूजफुल होता है। ऐसी चीजें जो हम बिल्कुल अलजेब्रिकली सॉल्व कर ही नहीं सकते,
इक्वेशन सॉल्विंग की ही नहीं जा सकती, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम ग्राफ बना लेते हैं और ग्राफ बना के देख लेते हैं कितनी बार इंटरसेक्शन हो रहा है। जैसे मान लो एक बार कह दिया गया कुछ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और इज इक्वल टू ई की पावर x या फिर 5 की पावर x। अब हमें नहीं पता चलेगा, ऐसे सॉल्व करते रहो कभी नहीं निकलेगा कि कितने सोल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन अगर आप यही काम कर दो कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का ग्राफ बना दिया और एक ग्राफ आपने बना दिया y इज इक्वल टू 5 की पावर x का, और देख लो उनके बीच कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो ग्राफ ऐसे क्वेश्चंस के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, इन चीज को आप लिख भी लेना, ठीक, कि किस केस के लिए मैं कह रहा हूं नंबर ऑफ सोल्यूशंस के लिए ग्राफ यूजफुल होगा। नंबर ऑफ सोल्यूशन इनफैक्ट अगर आ जाता है क्वेश्चन में तो सबसे पहला ध्यान हमारा जाना चाहिए ग्राफ पे कि ग्राफ कैसे बिहेव करेगा, ठीक है। फिर देखें कि अच्छा क्या क्वेश्चन हमारा डायरेक्टली सॉल्व हो सकता है क्या, अगर सॉल्व हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज ग्राफ मोस्ट ऑफ द टाइम्स बेस्ट सुटेबल मेथड है। अब देखो, अच्छा ये भी नहीं है कि हर चीज का ग्राफ बनाने बैठ गए, बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं जो ऐसे सॉल्व हो सकते हैं, ऑब्जर्वेशन से सॉल्व हो सकते हैं, और आप ग्राफ बनाने बैठो तो ग्राफ बनाने में आपका पूरा अच्छा खासा वक्त चला जाए या फिर बनाना ही पॉसिबल ना हो पाए, ठीक है, ये हो सकता है। तो अब आप देखो, आपने ये ग्राफ बना दिया, अब आपको कहा जाए कि मान लीजिए अब y हटा देता हूं मैं, दिस थिंग इज इक्वल टू k, ठीक है, और k की कौन सी वैल्यूज हैं जब इसके 4 सॉल्यूशंस मिलेंगे, तो बताओ कहां पे मिलेंगे। यही रीजन दिख रहा है मुझे, जहां पे 1 2 3 4 सॉल्यूशन मिल रहे हैं, कहां तक, -11 पे जब हम पहुंचेंगे, ये k इज इक्वल टू -11 वाली सिचुएशन होगी। -11 पे जब पहुंचेंगे तो कितने, 1 2 3 सॉल्यूशंस, और जब हम नीचे पहुंचेंगे इस पॉइंट पे तो यहां पे हमारे पास कितने सॉल्यूशंस हैं, k इज इक्वल टू -12 के करस्पॉन्डिंग यहां पे हमारे पास 2 सॉल्यूशंस हैं। लेकिन -11 और -12 के बीच की बात करें हम, जब हमारा k -12 और -11 के बीच का है तो उस समय आपको कितने मिल रहे हैं, 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहे हैं, ठीक है, 4 सॉल्यूशंस मिल रहे हैं आपको, ठीक। फिर -11 पे कितने हैं, -11 पे आपको दिख रहा है 3 सॉल्यूशन, -12 पे आपको कितने मिल रहे हैं, 2 सॉल्यूशंस, और -11 से ऊपर अगर आप निकल जाइए, ऊपर निकल जाइए तो कितने सॉल्यूशंस, 2 सॉल्यूशंस हर बार। तो k ग्रेटर देन -11 की बात करूं मैं तो यहां पे हमारे पास 2 सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, और 2 सॉल्यूशंस कहीं थे ना, हाँ -12 पे भी थे, k इज इक्वल टू -12 पे भी हमारे पास कितने सॉल्यूशंस थे, 2 सॉल्यूशंस थे। k लेस देन -12 की बात करें, नीचे और नीचे आए तो वहां तो ग्राफ ही नहीं है, कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा, तो k लेस देन -12 के लिए हमारे पास नो सॉल्यूशन, और 3 सॉल्यूशन का केस कहां पे आया, यहां पे आया है, ठीक है। k इज इक्वल टू -11 एक ऐसा केस है जहां पे हमारे पास 3 सॉल्यूशंस की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो इस तरीके से हम पॉलिनोमियल्स का ग्राफ बनाते हैं। होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी और इससे रिलेटेड जो हमने क्वेश्चन किया है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। लेकिन उसके पहले एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, कई लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि भाई y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x का कर्व कैसा होगा। तो e इज एज गुड एज अ कांस्टेंट 2.7 जैसा, e इज नॉट 2.7 लेकिन 2.7 जैसा। तो जैसा a की पावर x का ग्राफ आपने बनाया वैसा ही e की पावर x का भी ग्राफ होगा, ठीक है। और 2 तरीके के ग्राफ बनाए थे हमने a की पावर x के, जब एक बार a हमारा बेस 0 से 1 के बीच है और दूसरी बार जब वो बेस 1 से बड़ा है। तो e की पावर x भी बिल्कुल वैसा ही होगा। 2.7 कैसा है, 1 से बड़ा, e भी कैसा है, 1 से बड़ा। तो इसलिए जैसा a की पावर x a ग्रेटर देन 1 के लिए हमने केस बनाया था, वही e की पावर x के लिए भी वैलिड होगा। सेम उसी तरीके से अगर हम बात करें log x बेस e की, ठीक है, log x बेस e जिसको हम ln x लिख देते हैं, तो log x बेस e भी सेम वही ग्राफ होगा, क्योंकि e इज एज गुड एज 2.7, इट इज नॉट 2.7 बट इट इज एज गुड एज 2.7, ठीक है। और आपको पता है कि log x बेस 2.7 का आप ग्राफ कैसा बनाते, 2 केसेस वहां भी थे। जब बेस आपका 1 से बड़ा होता है तो अलग कर्व था, बेस आपका 1 से छोटा होता है तो अलग कर्व था। तो चूंकि e हमारा 1 से बड़ा है इसलिए बिल्कुल वही कर्व बनेगा जो कि हमारा a ग्रेटर देन 1 के लिए हमने बनाया था, बेस ग्रेटर देन 1 के लिए हमने बनाया था, ठीक है। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो e की पावर x, e को अलग से आपको ऐसे सिचुएशंस में डील करने की जरूरत नहीं है, e बिल्कुल वैसा ही है जैसा 2.7, e से परेशान नहीं होना है, ठीक है। मैंने ये कहीं नहीं कहा कि e 2.7 है, वैसा है, लेकिन e 2.7 है नहीं खुद। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ के बारे में अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसमें बताऊं तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि आपको कोई fx का ग्राफ दे दिया गया, कोई एक
कर्व बना के दे दिया गया कि भाई ये कोई फंक्शन था, ठीक है, फंक्शन नहीं बताया गया मान लो, ठीक है, फिर भी कह दिया गया कि ये देखो ये ग्राफ है और मुझे इसमें चेंजेस करने, क्या करना है मुझे, भाई ये मेरा था y इक्वल टू fx का ग्राफ था, अब मैं चाहता हूं कि 2fx बना दूं, ठीक है, 2 into fx, या फिर मैं चाहता हूं f आर्गुमेंट में x प्लस 2 कर दूं, या फिर मैं चाहता हूं कि f ऑफ माइनस x बना दूं, मैं चाहता हूं माइनस fx बना दूं, ठीक है, f ऑफ माइनस x प्लस 2 बना दूं, कुछ इस तरीके के मैं उसमें चेंजेस करता रहूं, तो इसी चीज को हम कवर करते हैं, या फिर 1 अपॉन fx बना दूं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दूं, मॉड लगा दूं, ठीक है, ऐसे ऐसे लीनियर हम चेंजेस करते रहें, और इन्हीं चेंजेस को अपन डील करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स में, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स की हम आगे बात करेंगे, और उसके पहले मैं आपको एक बड़ा बहुत ही शानदार सा एक और ग्राफ आपको पहले सिखा देता हूं, जिससे कि मतलब आपका इंटरेस्ट थोड़ा और डेवलप हो जाएगा, और बड़ा आसान सा ग्राफ होता है, थोड़ा सा बनाने में, या फिर मैं कहूं मैं आपको शो अभी करूंगा तो शायद आपको देखने में दिक्कत होगी, लेकिन बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ये दोनों ग्राफ्स कौन से हैं? अच्छा, लेकिन ये जो ग्राफ्स हैं वो किसी स्पेशल सिचुएशन में ही बना सकते हैं हम। जैसे एक ग्राफ की मैं बात करने वाला हूं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, या फिर आप मान लीजिए प्लस माइनस साइन एक्स, या फिर ऐसा हो जाए कि x के साथ हमने 3x लगा दिया, प्लस माइनस 2 साइन एक्स लगा दिया, इसकी बात करने वाला हूं, ठीक है। और दूसरा इन्हीं दोनों के मल्टीप्लीकेशन को मैं डील करूंगा, ठीक, लॉजिक समझना, और फिर मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप किस तरीके से किन किन क्वेश्चंस में इसे अप्लाई कर सकते हो। तो x प्लस माइनस साइन एक्स के लिए आप सबसे पहले समझो आपको क्या करना है। अच्छा, ये बिल्कुल नहीं सोचना कि दो चीजों का अगर एडिशन किया गया तो हम ऐसे ही ग्राफ बनाने बैठ जाएं, जैसा हम आगे करने वाले हैं कि यहाँ पे हमें x का ग्राफ दिया गया, sin x का ग्राफ दे दिया गया, तो उसको हम क्लब करके बना सकते हैं, यहां बना सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं बना पाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप x स्क्वायर है और प्लस साथ में x क्यूब है तो दोनों का ग्राफ ऐसे ही ऐड कर दिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्या हो मतलब वहां पे हम एडिशन नहीं कर सकते, f और g से f प्लस g का ग्राफ नहीं बनाया जा सकता। आपको fx का ग्राफ पता है, gx पता है, fx प्लस gx का आप अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो कहीं कहीं पे, लेकिन ग्राफ अगर आप बनाने का ट्राई करोगे तो हमेशा गलत होगा, ठीक है। कहीं कोइंसिडेंटली सही आ गया तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। तो fx इंटू जी एक्स भी इसी तरीके से अगर आप लिखने जाते हो तो उसको भी f का ग्राफ पता, g का ग्राफ पता, fx इंटू जी एक्स में कुछ भी हो सकता है, उसके लिए आप ग्राफ डायरेक्टली मतलब उसको डील नहीं कर सकते, ठीक है। यहां पे हम कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस हैं जिस वजह से हम कर पा रहे हैं, और सिचुएशंस क्यों हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो कई लोगों को चूंकि ये मिसकंसेप्शन होता है कि f और g दिया है तो f प्लस जी बनाने लग गए, f माइनस जी बनाने लग गए, ये मैं मिसकंसेप्शन आपको कह रहा हूं कि ऐसा मतलब आपको नहीं रखना। आप तो ये रखो कि f और g पता है तो f प्लस जी का ग्राफ हम नहीं बना सकते, बस, ठीक है। कब बना सकते हैं उसकी सिचुएशन मैं अभी आपको बता दूंगा, जिसमें मैं ये वाला लॉजिक यूज करने जा रहा हूं। क्या करूंगा मैं कहूंगा कि देखिए इसमें दो हिस्से हैं, ठीक है, इस ग्राफ के दो हिस्से हैं। मैं पहले प्लस साइन एक्स की बात कर रहा हूं, इस ग्राफ इस पूरे ओवरऑल y के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा है x और दूसरा हिस्सा है इसका sin x, ठीक है। तो मैं कहूंगा x तो कहां निकल जाता है भाई, x के बारे में मुझे क्या खास बात पता है, x के बारे में मुझे खास बात पता है कि ये माइनस इन्फिनिटी भी जाता है और प्लस इन्फिनिटी भी जाता है। y इज इक्वल टू एक्स लाइन होगी ना, सिर्फ y इज इक्वल टू एक्स की बात करें, एक लाइन होगी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक बनती रहेगी। sin x तो बाउंडेड होता था, sin x हमारा -1 से 1 के बीच ही रहता है। बाउंडेड का मतलब क्या है, जो माइनस इन्फिनिटी पे y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ऐसी क्रिएट ना करे। बाउंडेड का मतलब क्या है, कई लोगों को तो लास्ट तक यही कंफ्यूजन रह जाता है कि बाउंडेड और अनबाउंडेड क्या होता है। बाउंडेड का मतलब है कि जो y की वैल्यू, ठीक है, हम जो फंक्शन की बात कर रहे हैं वो फंक्शन हमारा माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी नहीं अटेन करे, उसको हम बोलते हैं बाउंडेड, ठीक है। इस चीज को लिख लेना, जो y की वैल्यूज माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी कोई भी इन्फिनिटी क्रिएट ना हो तो हम बोलेंगे उस फंक्शन को कि वो एक बाउंडेड फंक्शन है। तो ये जो लॉजिक हम यूज करने जा रहे हैं वो किसके लिए यूज करने जा रहे हैं, एक बाउंडेड फंक्शन, ठीक है, sin x, और दूसरा अनबाउंडेड फंक्शन। एक अनबाउंडेड क्योंकि ये तो इन्फिनिटी वगैरह निकलेगा, तो ये एक बाउंडेड और एक अनबाउंडेड, सॉरी उल्टा दिखा दिया मैंने, यहाँ पे अनबाउंडेड है और ये बाउंडेड है, अनबाउंडेड प्लस बाउंडेड, ऐसे केसेस के लिए इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो x को मैंने अनबाउंडेड बोला, अनबाउंडेड का मतलब कि ये जो है y इज इक्वल टू एक्स का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये प्लस इन्फिनिटी पे पहुंचेगा y की वैल्यू और माइनस इन्फिनिटी पहुंच जाएगी। कोई भी एक इन्फिनिटी बन जाए तो वो अनबाउंडेड हो जाता है। और जो जैसे sin x है, इसका कोई भी इन्फिनिटी नहीं बना, ना तो प्लस वाला ना तो माइनस वाला, तो इसको बोलते हैं बाउंडेड।
तो एक अगर बाउंडेड है, दूसरा अनबाउंडेड है, हमें ग्राफ बनाना है, कैसे बनाएंगे यहाँ पे? इसी केस के लिए केवल ये वाला लॉजिक यूज करेंगे, जब एक बाउंडेड था दूसरा अनबाउंडेड था, यही वो कंडीशन है। अब देखिए आप क्या करिए, आप अनबाउंडेड वाले को एज इट इज रखिए, ठीक है, एज इट इज जैसा लिखा था अभी भी उसको वैसे ही रहने दीजिए, और बाउंडेड वाले की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बारे में गौर फरमाइए कि मिनिमम वैल्यू कितनी बनाएगा साइन एक्स और मैक्सिमम वैल्यू कितनी बनाएगा। तो आपको पता चलेगा भाई साइन एक्स सबसे बड़ी वैल्यू क्या लेता है 1, और साइन एक्स सबसे छोटी वैल्यू क्या लेता है -1। तो अपन ये बोलेंगे कि y जो है हमारा हमेशा सबसे बड़ी वैल्यू क्या ले सकता है x+1। इसको कांस्टेंट में बदल दो, ठीक है, जो बाउंडेड वाली चीज है इसको कांस्टेंट में बदल दो। सबसे बड़ी वैल्यू इसकी 1, सबसे छोटी वैल्यू -1, ठीक है। जो आपका अनबाउंडेड था एज इट इज छोड़ दिया, जो बाउंडेड था उसको हम केवल लेकर के +1 और -1 लिख दिया। हमने कहा कि सबसे बड़ा 1 बनाता है, सबसे छोटा वो -1 बनाता है। तो y लाइज इन बिटवीन x-1 एंड x+1। अब क्या करें? अब जो ये मैंने लिखा है इसी चीज को आप ट्राई करो बनाने का। आपको अब तक y = x+1 बनाना आ गया होगा, ठीक है, y = x+1 बना सकते हैं। तो y = x+1 का ग्राफ आप बना दीजिए, ऐसा होगा कुछ, y = x+1 बना सकते हो ग्राफ। क्या करना है भाई, y = x+1 बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए ना, लाइन ही तो है। x को 0 रखोगे तो y1, और y को 0 रखोगे तो x-1। 2 पॉइंट्स आपको मिल गए, दोनों को ज्वाइन कर दो, बढ़ा दो, ये आपका ग्राफ बन गया। एक और ग्राफ बना लेते हैं, ये वाला y = x-1। तो आप देखो इसमें क्या होगा, इसमें आपका इस तरीके का ग्राफ बनेगा, y = x-1। जब आप x को 1 रखोगे तो y 0, और x को 0 रखोगे तो y = -1। ये आपका ग्राफ बन गया y = x+1 और y = x-1 का, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इस पे थोड़ा इसको सही से बना लेते हैं, वैसे भी इसे दिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है इसीलिए, ठीक है, जितना सही है। ये y = x+1 और x-1 का ग्राफ बना लो, और एक तुम बना लो उस बाउंडेड फंक्शन का, जो अनबाउंडेड फंक्शन का यार, y = x का एक ग्राफ बना लो। तो y = x का एक ग्राफ हमने बना दिया, ये y = x का ग्राफ, ठीक। अब हम क्या बोल रहे थे, हम ये बोल रहे थे ना कि y हमेशा x-1 और x+1 के बीच में रहता है, मतलब जो भी ग्राफ आएगा वो इन दोनों लाइनों के बीच में ही आएगा, ठीक है। x-1 और x+1 के बीच में ही हमेशा y एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा इसमें, कैसे बनाएंगे अपन, ऐसे सोचेंगे बिल्कुल वैल्यूज के अकॉर्डिंग। हमने कहा अभी तक भी sin x को हमने sin x थोड़ी ना ट्रीट किया है, हमने बस sin x को इतना ही सोचा है -1 और +1, और आगे भी हम इसको एज अ कांस्टेंट ही ट्रीट करने वाले हैं। ऐसे ही इसको कुछ वैल्यू असाइन कर देंगे, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको अपन कोई वैल्यू असाइन कर देंगे। जैसे जब आपने x को 0 रखा, ठीक है, तो x को 0 रखोगे तो इसको x ही रहने दो, इसमें जो चेंज करने हैं करते रहो। तो आपका y क्या दिखेगा आपको, x+0, ठीक। इसी तरीके से अब ये तरीका है बनाने का, x = π/2 रखोगे तो y कितना आएगा, y आएगा आपका, x को एज इट इज रखो, कोई छेड़छाड़ नहीं, +1। फिर x को पाई रखा, कितना आएगा, y = x+0। फिर x को आगे हमने कहा कि -π/2 भी रख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या आएगा, y = x-1। x को 3π/2 रख लेते हैं, तो आगे क्या आएगा, y = x-1। ये इस तरीके से हम इसको ट्रीट करें। और ये जो अभी हमने प्लॉट किया, ये अभी हमने मार्किंग की ना, इसी मार्किंग को हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्लू पेन से मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, आप एक बार फॉलो करिएगा मेरे वर्ड्स को। y = x ये रहा 0 पे। जब हम x = π/2 पे पहुंचे, π/2 मतलब 1 से छोटा होगा ना, π/2 90 डिग्री होता है, 90 नहीं हो जाता है। π/2 मतलब पाई होता है 3.14, पाई 3.14 ही है, डिवाइडेड बाई 2 मतलब 1.57 ही है x क्या है आपका 1.57, जो कि एक्चुअली हम क्या बोलते हैं उसको 90 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो 90 हो गया, वो 90 डिग्री है। 90 डिग्री इज इक्वल टू π/2 विच इज इक्वल टू 3.14/2 दैट इज 1.57। तो x इक्वल टू π/2 पे वैल्यू कितनी हो गई, x+1। हम ऐसे देखेंगे तो 1.57 मान लिया मैंने यहां कहीं, ठीक है।
और 1.57 पे मैं क्या कह रहा हूं, मुझे कहां जाना है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन पे, तो इसके करस्पॉन्डिंग y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन पे पहुंच जाओ। ठीक, क्या करो, इसको और इसको ज्वाइन कर दो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि हमें हमेशा कैसा रहना है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन और x माइनस वन के बीच में ही जाना है। ठीक है, और बिल्कुल उसी तरीके से हमने इसको एक स्मूथ कर्व के थ्रू ज्वाइन कर दिया। फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक तरीके से साइन एक्स के कर्व के अलोंग ही ज्वाइन किया है, थोड़ा सिंपल सा साइन एक्स जैसा ही कर्व। फिर आगे बढ़ते हैं, बस साइन एक्स का कर्व किसी अदर डायरेक्शन में था, अब हम उसको किसी अदर डायरेक्शन दे रहे हैं, ऐसा कुछ है। ठीक है, बल्कि आप ऐसा कहो ज्यादा सही रहेगा, 0 0 और इस पॉइंट को हमने एक स्मूथ कर्व के थ्रू ज्वाइन कर दिया। फिर आगे बढ़ो, आगे आप x इक्वल टू पाई पे आओगे। x इक्वल टू पाई मान लिया मैंने कि यहां कहीं x इक्वल टू पाई था, तो जब पाई पे पहुंचेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू एक्स। यहां पे पहुंच गए y इज इक्वल टू एक्स पे, और y इज इक्वल टू एक्स वाले पॉइंट को ज्वाइन कर दिया बस। ठीक, फिर आगे बढ़े, अब हम थोड़ा सा पीछे गए, सॉरी, x इक्वल टू माइनस पाई बाई टू पे भी गए हैं। माइनस पाई बाई टू पे वैल्यू कितनी है, x माइनस वन, तो माइनस पाई बाई टू यहां कहीं मान लिया। ठीक है, माइनस पाई बाई टू, इस पे कहां जाना था हमें, माइनस पाई बाई टू करस्पॉन्डिंग x माइनस वन पे जाना था। ठीक है, तो मान लेता हूं मैं माइनस पाई बाई टू के करस्पॉन्डिंग आपका x माइनस वन वाला पॉइंट यहां कहीं आ गया। ठीक, यहां कहीं x माइनस वन वाला आपका पॉइंट क्रिएट हो गया। ये x माइनस वन वाली लाइन थी ना, तो हम इस पे आएंगे। x प्लस वन वाली लाइन पे जब जाना होता था तब पहुंच जाते थे अपन, यहाँ x माइनस वन पे आना है हमें, तो फिर इसको स्मूथ कर्व को फॉलो करो और यहां से ऐसे ज्वाइन कर दो। ठीक है, फिर आप देखो 3 पाई बाई टू पे भी पहुंचे थे, तो पाई से आगे हम पहुंच गए 3 पाई बाई टू मान लो यहाँ कहीं। ठीक, और 3 पाई बाई टू पे हमें कहां जाना था, x माइनस वन पे, तो आप देखिए पाई से आगे बढ़े 3 पाई बाई टू मान लो यहाँ कहीं 3 पाई बाई टू पे, ये लाइन तो रही होगी y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, x माइनस वन वाला पॉइंट आप मार्क कर दो। ठीक है, और यही ग्राफ आपका ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। 2 पाई पे आप देखो x इज इक्वल टू, आप 2 पाई रखोगे आगे तो फिर कहां पहुंच जाओगे, y इज इक्वल टू एक्स पे, मतलब ये y इज इक्वल टू एक्स पे कहीं यहां पहुंच जाओगे, और ऐसे ही ये ग्राफ ऐसे ऊपर ऊपर निकलता निकलता प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, नीचे माइनस इन्फिनिटी, ऊपर प्लस इन्फिनिटी को निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप सोचो खुद, पॉजिटिव इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या बनेगी, ये बनाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये प्लस माइनस वन करता रहे, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे ही माइनस इन्फिनिटी पे ये बनाएगा माइनस इन्फिनिटी, इसका कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारा कर्व आ जाएगा x प्लस साइन एक्स का। ठीक है, अब आप खुद से सोच सकते हो x माइनस साइन एक्स होता तो क्या करते, x माइनस साइन एक्स होता तो क्या करते, सेम प्रोसेस। जब x माइनस साइन एक्स होता तो आप देखो यहां पे तो y इज इक्वल टू एक्स रहता, यहां पे हमें क्या मार्क करना पड़ता, माइनस वन, है ना। माइनस साइन एक्स अगर रहता तो x माइनस वन पे जाना पड़ता, तो हमारा कर्व कैसा होता, देखो यहां पे जहां हम x प्लस वन को मार्क किए हैं उसकी जगह पे हमें क्या मार्क करना चाहिए था, x माइनस वन उस समय मार्क करना चाहिए था, तो अपन क्या करेंगे उस समय x माइनस वन वाले पॉइंट को मार्क कर देंगे। ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे पाई पे फिर से क्या आएगा, x माइनस जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ता, y इज इक्वल टू एक्स वाला पॉइंट हमारा जो पहले आ रहा था वही अभी भी रहेगा। फिर माइनस पाई बाई टू भी दिखाया गया है, तो माइनस पाई बाई टू पे वैल्यू कितनी हो जाएगी इस बार, जब माइनस साइन एक्स की बात करेंगे तो प्लस वन हो जाएगा, तो मतलब ये था जीरो, माइनस पाई बाई टू पे हमें प्लस वन को मेंशन करना है। ये माइनस पाई बाई टू पे y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन वाली चीज हो गई ना, माइनस पाई बाई टू के करस्पॉन्डिंग y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन वाला पॉइंट, ये उठा लिया हमने, और इसको हमने कहा कि इसको हम स्मूथली ज्वाइन कर देते हैं, कर दिया। ठीक है, और फिर इसी तरीके से इधर आगे बढ़ जाएगा और आगे यही चीज फॉलो होती रहेगी। तो आपको क्या समझना है कि एक बाउंडेड है एक अनबाउंडेड है, तब हम ये वाला लॉजिक यूज कर रहे हैं। और क्या किया है हमने कहा है कि जो बाउंडेड है, ठीक है, उसका फायदा उठाओ, उसको अपन क्या करें, उसको हम देख लें कि इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। तो हमने x माइनस वन और x प्लस वन के बीच कहा y लाई करेगा, और हमने ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन और y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, ये दोनों लाइनें ड्रॉ कर दी। इन लाइनों को हम बोलते क्या है, वैसे अगर कहा जाए टेक्निकल टर्म, इन्वेलप। ठीक है, एक ऐसे ये दो इन्वेलप्स हमने क्रिएट कर दिए, और इसी इन्वेलप्स में हमेशा ये ग्राफ जो है अपना ऊपर नीचे आगे पीछे जो करना है करेगा, लेकिन इस इन्वेलप के बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक, और देखिए हमारे पास आगे हमने क्या किया, आगे हमने कहा कि अभी भी साइन एक्स का आप फायदा ही उठाइए, अभी भी आगे आपको क्या करना है, एक्स को आप कुछ रखिए, लेकिन जो ये अनबाउंडेड वाली चीज है उसको छेड़छाड़ मत कीजिए, एज इट इज रखिए, और जो बाउंडेड वाला है उसको आप रख दो वैल्यू, उसकी वैल्यू एक बार 0 1 0 -1,
ये वैल्यूज हमने असाइन कर दी कि कब हम y इज इक्वल टू एक्स पे पहुंचेंगे, कब हम y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 पे पहुंचेंगे और कब हम y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 पे पहुंचेंगे। उन पॉइंट्स को बस स्मूथली ज्वाइन करते गए और हमारा ग्राफ रेडी हो गया। ठीक है, तो आइए अब हम नेक्स्ट स्लाइड में कुछ और भी डिस्कस करते हैं। इसी तरीके का एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार हम अनबाउंडेड फंक्शन को लेने वाले हैं। कैसा ले लें, चलिए e की पावर x के फॉर्म में लेंगे। ठीक है, e की पावर x और प्लस लगा देंगे हम sin x या फिर प्लस 2 sin x। ये तो अगर कोई करना चाहे तो अभी भी आप वीडियो पॉज करके e की पावर x प्लस 2 sin x का ग्राफ बनाने का खुद से ट्राई कीजिए। तो नेक्स्ट हम एक और टाइप का इसमें देखना चाह रहे हैं, y इज इक्वल टू x इंटू साइन एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू x इंटू साइन एक्स। ठीक है, मतलब ये जो है एक तरीके से कहा जाए, इसमें और भी चेंजेस हम करेंगे लेकिन और ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ने के बाद। अभी के लिए तो एक तरीके से कहो कि आगे जो चीजें आने वाली है वो मतलब किससे देखने में अमेजिंग है। ठीक है, अगर आप इसकी वैल्यू को और इसका जब आप क्वेश्चन इससे रिलेटेड करोगे उसको अगर आप अप्रिशिएट कर पाओगे इस ग्राफ का, उस समय कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था। तो y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स की बात करें। ठीक है, x इंटू साइन एक्स में देखिए आप x इंटू साइन एक्स, आपको ये ग्राफ ध्यान में रखने आ गए। y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स, इसको भी उसी तरीके से ट्रीट करिए। ये आपका रहा अनबाउंडेड, है ना, और फिर साइन एक्स आपका कैसा रहा, बाउंडेड, है ना, ये हो गए। अब आगे हम क्या कहेंगे, आप फायदा उठाएंगे साइन एक्स का। साइन एक्स का फायदा उठाने का मतलब क्या हुआ, आप बोलोगे साइन एक्स सबसे बड़ी वैल्यू 1 देता है, तो इसको जब हम 1 असाइन करेंगे तो y इज सबसे बड़ी वैल्यू x इंटू 1, है ना, पिछली बार प्लस 1 था, इस बार इंटू 1। सबसे छोटी वैल्यू x इंटू माइनस 1, तो y लाइज इन बिटवीन माइनस एक्स एंड x, बस यही कहा गया। ठीक, अब क्या करें, अब ये इन्वेलप आप क्रिएट करें। इन्वेलप क्रिएट करना, तो चलो y इज इक्वल टू एक हमें बनाना था x, ये हो गया x, है ना, और y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये भी बना सकते हो, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ये दोनों ग्राफ्स आपके बन गए। ठीक, y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये दोनों आपने इन्वेलप सभी बना लिए। अब क्या करना था आगे, आपको फिर से आपको फायदा उठाना था साइन एक्स का। आपको क्या करना है, आप रखोगे कि जब x 0 था तो दुनिया की सारी ताकतें जानती हैं कि y 0 होगा। फिर जब x आपका पाई बाई 2 है तो आप देखो y कितना आएगा, x इंटू 1। जब आपका x पाई है तब y कितना आएगा, x इंटू 0। ठीक है, इसके साथ जो करना है कर सकते हो, इसको कुछ नहीं करना है। x को 3 पाई बाई 2 आपने रखा तो वैल्यू कितनी आएगी, y इज इक्वल टू एक्स इंटू माइनस 1। x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 रखा तो वैल्यू कितनी आएगी, x इंटू माइनस 1। ठीक है, अब रखते हैं आगे क्या हुआ यहाँ पे। इसका मतलब हुआ कि जब मैं 0 पे हूं तो y भी मेरा 0 पे है। जब मैं पाई बाई 2 पे जाऊंगा तो y कहां निकलेगा, y इक्वल टू एक्स। तो पाई बाई 2 मान लिया मैंने, यहां था पाई बाई 2, यहां था। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग मुझे क्या करना है, y इक्वल टू एक्स, यही है ना, ये लाइन है y इक्वल टू एक्स और ये लाइन है y इक्वल टू माइनस एक्स। जो ग्राफ बनेगा इन्हीं दोनों के बीच में बनेगा, ये y इक्वल टू एक्स, ये y इक्वल टू माइनस एक्स, ये y इक्वल टू माइनस एक्स, ये y इक्वल टू एक्स, इन्हीं के बीच में बनेगा। तो आप देखो पाई बाई 2 पे वैल्यू y इक्वल टू एक्स पे चली गई, पाई पे वैल्यू 0, तो पाई मान लो ये था, है ना, पाई पे वैल्यू 0 पे वापस लौट के आ गई। 3 पाई बाई 2 मान लिया मैंने, यहां कहीं था 3 पाई बाई 2, इस पे कहां जाना था, माइनस एक्स, तो 3 पाई बाई 2 के करस्पॉन्डिंग माइनस एक्स यहां निकल गए। फिर 2 पाई आएगा तो वापस लौट के कहां चले जाएंगे, 0 पे, है ना। माइनस पाई बाई 2 आएगा, ये रहा आपका माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 पे कहां निकल जाएंगे, माइनस एक्स। y इज इक्वल टू माइनस एक्स कहां है, ये है ना आपका माइनस एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 पे y इक्वल टू माइनस एक्स, ये है। ये आपने पॉइंट्स मेंशन कर दिया। अब क्या काम है आपका अगला, स्मूथली मिलाना। ठीक है, तो मिलाते जाओ। ये 0, लेकिन आपको ध्यान रहे इसके ऊपर से मत आ जाना, इन्वेलप है भाई, इन्वेलप के बाहर नहीं कुछ निकलता है। तो ये इसके नीचे से बहुत प्यार से हल्का सा नीचे से आकर के, ठीक है, ऐसे इसको टच करा दिया। यही पार्ट थोड़ी सी मुश्किल होती है समझाने के लिए। यहाँ पे इसके नीचे ही आएगा, इसके नीचे रहते रहते ये फाइनली यहाँ पे टच करेगा, है ना। और नीचे मतलब ऐसा भी नहीं कि एकदम ऐसे बना रहे हैं इसको, नीचे से ऐसे झुका के ऊपर बना दिया, ऐसा नहीं। ये बढ़ ही रहा है लेकिन थोड़ा सा इसमें देखना कि थोड़ा सा गैप मेंटेन करते हुए ये y इज इक्वल टू एक्स तक पहुंच रहा है। फिर पाई पे ये लौट करके 0 पे निकल जा रहा है। फिर 3 पाई बाई 2 पे जब पहुंच रहा है ये, तो इस पॉइंट को पहुंच रहा है।
फिर देखिए आप, फिर आपका ये 2 पाई है ना। और इसी तरीके से सोचो आगे और बड़ा बड़ा बनाएगा, मतलब जैसे इधर देख सकते हो क्या, एक तरीके से मैं कहूं ऑसिलेशन, तो ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे इसको याद रख सकते हैं। ऑसिलेशन ये करेगा ऐसे ही, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स और माइनस एक्स के बीच में ही करेगा, लेकिन इसके ऑसिलेशन के एम्पलीट्यूड लगातार आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। फिर इसी तरीके से इधर आइए, -π/2 पे हमने क्या बोला, -π/2 पे हमने बोला कि ये यहां पे पहुंचेगा, ठीक है, ऐसा बना दिया थोड़ा सा, ठीक। अब यहां पे पहुंचे आप, फिर आपने क्या करोगे, ऐसे ही आप -π पे वापस 0 पे लौट आओगे, है ना। फिर आप -3π/2 पे, आप सोचो खुद, -3π/2 रखते तो क्या आता, -3π/2 आप रखते तो y कितना आता, x, और ये आता आपका 1, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स, -3π/2 मान लिया मैंने ये, ठीक है। और इस समय -3π/2 पे y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स इसका कहां है, x यहां है, x यहां पे रख दिया और इसको भी ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इस तरीके से ऐसे ही देखो, जो ग्राफ उधर बना है वही ग्राफ ऑलमोस्ट इधर भी बन जा रहा है। और हम देखें जैसे इधर ऑसिलेशंस बड़े होते जा रहे थे वैसे इधर भी ऑसिलेशंस बड़े होते जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स और x प्लस साइन एक्स का ग्राफ रहा, ठीक है। लेकिन f इंटू जी का ग्राफ और f प्लस जी का ग्राफ आप कब बना सकते हैं वो भी मैंने साथ ही बता दिया है, एक बाउंडेड और दूसरा अनबाउंडेड रहे तो कुछ इस तरीके का आप लॉजिक यूज कर सकते हैं, इन इनवेलप्स के बीच में ऑसिलेशंस क्रिएट कर सकते हैं। x प्लस साइन एक्स की बात करें या x माइनस साइन एक्स आपने बनाया तो उसमें क्या था, जो वही कुछ ऑसिलेशंस जैसे थे वैसे ही लगातार मेंटेन्ड होकर के आगे भी बढ़ते जा रहे थे, लेकिन यहां पे देखें तो इनवेलप्स के बीच में ऑसिलेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करते हैं प्रॉपरली कि ट्रांसफॉर्मेशन में हम एक्चुअली जो चेंजेस हैं उनको किस तरीके से ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू ऑल।